ये सेमिनार इसीलिए मुनक्किद हुआ है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर कैरियर दे सकें। जो इतनी मेहनत करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। करियर सिलेक्शन में से बड़ी चीज है बच्चे के पसंद के सब्जेक्ट पता करके 11वीं में वो सब्जेक्ट दिलवाना। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुझे गुजराती तो आती नहीं है, इतना समझ में आ गया था कि मुझे स्टेज पर हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैं उर्दू ज़बान में आपके सामने पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह आप तमाम हज़रात कहा वो आप जाने ये जाने। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बातें मैं आपके सामने गोशे गुजार करूंगा आप सुनेंगे। मैं चूंकि मजहबी दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूं तो मैं कुछ अपना पार्ट और कुछ जो बातें मुझे प्रैक्टिकल तौर पर सुझाई देती हैं, साइकोलॉजिकल तौर पर पेरेंटिंग और उसूली तौर पर पेरेंटिंग क्या होती है, वो इंशाल्लाह हम सब डॉक्टर अखलाक उस्मानी साहब से बहुत तफसील के साथ सुनेंगे। अखलाक साहब से शायद आप वाकिफ़ ना हो, आप इंडिया के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बल्कि यूँ कह लीजिए कि बहुत सारे जर्नलिस्ट के आप उस्ताद हैं और इस्लामी फ़लसफ़ी हैं, इस्लाम को बहुत गहराई से समझते हैं और समझाते हैं। और ख़ास बात यह है कि अहले सुन्नत के लिए, इस्लाम के लिए अपने सीने में दर्दमंद दिल रखते हैं, मुखलिसाना तौर पर अहले ईमान को अच्छे मशवरे देते हैं। तो वो तमाम बातें इंशाल्लाह, और कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं तो आपको बांध के कैसे रखना है वो भी खूब जानते हैं और इसका इंशाल्लाह मुज़ाहरा आप खुद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जगह जगह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनके साहबजादों का जिक्र फरमाया कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जो नसीहत की वो जिक्र फरमाई। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो कम्युनिकेशन किया वो जिक्र फरमाया, और उसमें तो बड़ी हाई लेवल की बातें हैं कि ए मेरे बाप, आपको जो हुक्म दिया जाता है वो आप कीजिए। मतलब ये भी कम्युनिकेशन का लेवल है कि बाप बेटे से पूछ रहा है कि बेटा मुझे ख्वाब में हुक्म दिया गया है कि अन्नी अज़बहुक, मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो बेटा कह रहा है, ए मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया आप कीजिए। ये भी एक लेवल है, ये लेवल भी कुरान पाक में जिक्र हुआ है। हज़रत मरियम और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का रिश्ता कुरान पाक में जिक्र हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में दुआ की जबकि आपकी उम्र 120 साल की हो चुकी थी और आपकी वाइफ की उम्र तकरीबन 96 साल हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने कहा, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ए परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से नेक औलाद अता फरमा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में उन्हें एक अजीम पैगम्बर अता फरमाए, उन पैगम्बर की खूबियाँ भी जिक्र हुई। तो बच्चे पैदा ना हो तो दुआ करना, बच्चे पैदा हो जाएं तो उनकी अच्छी तरबियत करना, ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसका दुनिया में कोई बाप ही ना हो, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो स्पेशल केस भी कुरान पाक में जिक्र है। और बच्चे अगर उम्र में कोई ऐसा मरहला दरपेश हो जाए कि बाप अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसा रेयर केस भी कुरान पाक में जिक्र है। अगर बहुत चाहिए तक बेटे को जेल में पहुंचा दिया जाए तो वो केस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। और किसी बाप का बेटा बादशाह बन जाए तो वो केस भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में कुरान पाक में मज़कूर है। और किसी की औलाद, बल्कि बड़े आदमी की औलाद नालायक निकल आए तो ये केस भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद की शक्ल में कुरान पाक में जिक्र है। तो एंगल तो सब जिक्र है, यानी हमें कुरान पाक को पढ़ लेना चाहिए कि औलाद
कैसी हो सकती है, अच्छी से अच्छी कैसी हो सकती है और बुरी से बुरी कैसी हो सकती है। कुरान पाक में जिक्र बहुत सारी बातों का है और कुरान जाहिर सी बात है कि बहुत अलग लेवल की किताब है, इसलिए कुरान पाक के इन इशारात को जो मैंने यहाँ पर जिक्र किए हैं, खासतौर पर उलमाए किराम को चाहिए कि डिटेल से पढ़ें समझें, तो मुझे लगता है कि हम ठीक उस नुक्ते तक पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। इसके अलावा हमारे बुजुर्गों की इस मौजू पर मुस्तकिल किताबें भी हैं, जैसे या अय्युहल वलद, यही किताब है कि एक बच्चे को कैसा बच्चा होना चाहिए, एक बाप अपने बेटे को क्या क्या नसीहतें करता है वगैरह। एक स्पेशल चीज कुरान पाक में जिक्र हुई इस रिश्ते के मुतालिक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के अदब व आदाब का जिक्र हुआ और उसी में जिक्र फरमाया, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए इंसान, ये दुआ कर कि ए मेरे रब, मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। तो रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की, जैसे बचपन में उन्होंने मुझे पाला। यहाँ कई एक पॉइंट्स वो हैं जो देखने के। नंबर 1 तो ये कि बचपन की तरबियत बहुत अहम है और अल्लाह की बारगाह में अहम है, और इतनी ज्यादा अहम है कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके बुढ़ापे में औलाद को ये हुक्म है कि औलाद दुआ करे कि मेरे माँ बाप, मेरे रब, मेरे बूढ़े माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की थी। कभी बरसों पहले तरबियत की थी, अब माँ बाप का बुढ़ापा आ गया है, तो इस बुढ़ापे, माँ बाप के इस बुढ़ापे की उम्र में उस अमल का वसीला पेश किया जा रहा है जो अमल, जो प्रैक्टिस माँ बाप ने बहुत पहले की थी। तो इस बुढ़ापे से उस बचपन की तरबियत को जोड़ा गया है। यानी अगर बचपन में तरबियत अच्छी हो जाए तो बुढ़ापे में भी वो अल्लाह की बारगाह में दुआ का वसीला बन सकती है, दुआए रहम का वसीला बन सकती है। और उसमें भी रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। तरबियत है, लेकिन बचपन की तरबियत, सगीरा, छोटेपन की तरबियत का स्पेशल तौर पर जिक्र हुआ, इसलिए कि जिस चीज को तरबियत कहा जाता है, अब माँ बाप से तरबियत जुड़ी हुई है तो हम उसे पेरेंटिंग कह रहे हैं, नॉर्मली कहिए तो ट्रेनिंग है। तो ये जो तरबियत है, इस तरबियत का कुल ताल्लुक बचपन से है। बड़े होने के बाद में जो बातें की जाती हैं वो है नसीहत, और बचपन में जो की जाती है वो है तरबियत। और तरबियत और नसीहत में ये फर्क है कि नसीहत का तीर कई बार लगता है, कई बार खता कर जाता है। तरबियत का तीर निशाने पे ही लगता है, आमतौर पर खता नहीं करता। जैसे अभी हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हैं, तो चूंकि बड़े लोग हैं, उम्र पाए हुए लोग हैं, माँ बाप हैं खास तौर पर, तो यहां पर जो बातें होंगी उनमें से बहुत सारी बातें हमें अच्छी लगेंगी, लेकिन वो कानों को अच्छी लगेंगी, हो सकता है दिलो दिमाग में ना बैठ पाए, याद ना रह पाए, या प्रैक्टिस का हिस्सा ना बन पाए, इसलिए कि ये किसी ना किसी हद तक नसीहत है। लेकिन अगर इसके उलट, अगर हम किसी छोटे बच्चे की तरबियत करें और उसे उंगली पकड़ के कोई चीज सिखाएं या किसी चीज की आदत डलवा दें, तो वो चीज छूटती नहीं है, बल्कि वो एक तरह से गुट्ठी में शामिल हो जाती है, वो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। और इसी वजह से मजहब इस्लाम, जिस कुरान पाक में बचपन की तरबियत का स्पेशल तौर पर जिक्र हुआ, और एक हदीस पाक है जो ईमान ताज़ा कर देती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और उसकी मुताबात में और भी हदीसें हैं। तमाम हदीसों को मिलाया जाए तो खुलासा ये निकलता है कि बारगाह रिसालत में सदके की, यानी ज़कात की खजूरें रखी हुई थी। तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा की उम्र बहुत कच्ची थी, बहुत छोटी उम्र थी। तो हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा नवासाई रसूल मोहब्बत में दौड़ते हुए आए, जिस तरह से छोटे बच्चे अपने बड़ों के पास, नाना दादा के पास आते हैं और बचकानापन करते हैं, तो इसी तरह से दौड़ते हुए आए और वो ज़कात की खजूरें रखी हुई थी। वो बच्चे हैं, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि किस तरह का माल है, बचपन के नाते खाने पीने की चीज थी, तो उन्होंने खजूर उठाई, अपने मुंह में रखी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्जी तौर पर इरशाद फरमाया, किख किख इर्मी बिहा,
अमा अलिमता अन्ना ला नअकुलु सदका। किख किख का मतलब होता है थू थू, उर्दू में जिसको बोलते हैं थू, यानी थूक दो इसे। और फिर फरमा इसे थूक दो, क्या तुम ये नहीं जानते कि हम सदका नहीं खाते? यानी जो मसला है कि आले रसूल के लिए माले ज़कात हराम है, तो वो बात आपने इरशाद फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में उंगली डाल के उसको बाहर निकाला। ये जो वाकया पेश आया, इसका असर यह हुआ कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा बुढ़ापे तक इस बात को याद करते थे और कहते थे कि बचपन में एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने इस तरह से किया, तो नाना ने मुंह में उंगली डाल के वो खजूर बाहर निकाली। यानी जहां लाड प्यार के बहुत सारे किस्से हैं, जहां मोहब्बतों की बहुत सारी बातें हैं, वहां पर ये भी एंगल है। अब इससे हम और आपको ये समझ में आ सकता है कि ये तो बड़ी सख्त वाली बात है। इतना काफी था कि बता देते कि बेटा ये माले ज़कात है, हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाता कि ये माले ज़कात है ओ वला नाकुलु सदका, और हम सदका नहीं खाते, माले ज़कात नहीं खाते, तो ये होती नसीहत। और ये जो हुजूर ने करके दिखाया है तरबियत। नसीहत भूली बसरी हो जाती है, तरबियत बुढ़ापे तक याद रहती है। तो ये पैगंबर इस्लाम ने करके दिखाया। नसीहत और तरबियत में यही फर्क है। आज हमसे तरबियत के नाम पर यह होता है कि हम ढेर सारी नसीहतें कर देते हैं। डू और डोंट्स की एक लिस्ट हमने बना रखी है कि बेटा ऐसा 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 करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी करप्ट मुल्क में अच्छे अच्छे स्लोगन पेश कर दिए जाएं, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है। तो जिस तरह से गोलमोल जुमला है कि रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है, वैसे ही कई बार हमारी नसीहतों पर भी पानी फिर जाता है, इसलिए कि वो प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं होती। तो जब तक चीजें प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं होती, साले तरबियत नहीं होती। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात की तरबियत में बुनियादी पॉइंट ही यह है। ये बातें तो गिनती की मिलती हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना है। लेकिन शिरक से नफरत कितनी करनी है, यह भले जबान से कभी ना कही जाए, गुत्थी में शामिल होता है। यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात की तरबियत का हिस्सा यह रहा है कि कहना तो किसी मौके पर कहने की जरूरत पेश आए तो कह लिया जाएगा, वरना करना तो लम्हा लम्हा है। और इसकी बहुत मिसालें हैं। जैसे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम सब जानते हैं, मानते हैं, बहुत एहतराम के साथ उनका जिक्र करते हैं, वाक़े करबला का जिक्र करते हैं, बहुत इमोशनल अंदाज में वाक़े करबला का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या हम इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि जरा सा सोच के देखें कि एक शख्सियत है और उसके चंद मानने वाले हैं, और एक तरफ बहुत बड़ा लश्कर है, और एक शख्सियत के अंदर, उसके मानने वालों के अंदर ये हिम्मत कैसे आई कि वो इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में टस से मस नहीं होती। इमोशनल एंगल से मत सोचिए, अकली तौर पर सोचिए कि ये छोटी हिम्मत की बात है। और क्या अचानक ऐसा हो जाता है? क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं? कहना बहुत चीजें आसान होती हैं, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम अमली तौर पर सोचेंगे तो हम ये पाएंगे कि वाकई करबला बहुत बाद में सामने आया है। इमाम अली मकाम की उम्र उस वक्त 56 साल की है। हम 56 साल के हुसैन को तो जान रहे हैं, देख रहे हैं। वाकयात करबला से ही इमाम हुसैन की शख्सियत को इतना मंसूब कर दिया गया है कि हमने तकरीबन ये भुला दिया है कि इमाम हुसैन की उम्र 10 दिन की नहीं है, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम, बल्कि उनकी उम्र 56 साल की है। ये हमसे बड़ी चूक हुई है। हमने 10 दिन के हुसैन को याद रखा, 56 साल के हुसैन को भुला दिया। जबकि देखने की बात यह है कि इमाम अली मकाम की तरबियत किस नहज पर हुई थी। लाड प्यार अपनी जगह, उनके लिए सजदा लंबा करना, उन्हें कंधों पर सवार करना, उनकी मोहब्बतों के बारे में जो जो बातें हैं, हम और आप सबके पास आसार हैं, वो अपनी जगह। लेकिन रसूलुल्लाह ने उनकी तरबियत में जो चीजें शामिल फरमाई थी, उसकी शान ही जुदा थी। मोहब्बत के साथ कई बार हमारे साथ ये चूक होती है कि हम बच्चे को लाड प्यार इस तरह से देते हैं कि बच्चे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। जबकि बैलेंस यही रखना होता है कि लाड प्यार पूरा पूरा मिले, बिगाड़ बिल्कुल ना पैदा होने पाए। रसूलुल्लाह ने ये बैलेंस इतना जबरदस्त रखा और इसके लिए एहतमाम भी किया। एहतमाम सुने, हदीस पाक है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए परवरदिगार हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। और तरबियत भी इसी नहज पर की कि हुसैन साबिर बना रहे और हुसैन
हिम्मत वाला बना रहे। इस तरह से हुजूर ने उनकी तरबियत भी की। तरबियत की जगह तरबियत, दुआ की जगह दुआ, ये दोनों काम रसूलुल्लाह ने किए। और उसी का नतीजा है कि हजरत इमाम अली मकाम बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दहशत के, बगैर किसी कंप्रोमाइज के एक बहुत बड़े लश्कर के सामने डटे हुए हैं, पूरी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं और किसी नफा नुकसान की कुछ भी परवाह नहीं। हुसैन बाद में है, रसूलुल्लाह की तरबियत पहले है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। तीसरी तरबियत का नमूना हम हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शख्सियत को देख लें। हुजूर ने खुद उनकी तरबियत फरमाई और अज़वाज मुताहरात को ताकीद फरमाई कि फातिमा की तरबियत में कोताही ना रहने पाए। और उसी का नतीजा है कि बाप और बेटी के बीच में इतना गहरा रिश्ता कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त विसाल की बातें हम सबको याद होंगी। हुजूर ने उन्हें करीब बुलाया, वो रोने लगी, कान में कुछ कहा, रोने लगी, फिर कान में कुछ इरशाद फरमाया, हंसने लगी। एक मुद्दत के बाद, कुछ वक्त के बाद हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने उसका राज पूछा तो फरमाया, पहली बार रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, तो उस गम में रोने लगी। और दूसरे ही लम्हे हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई कि मेरे अहले खाना में सबसे पहले मुझसे मुलाकात करने वाली तुम होगी, इसलिए हंसने लगी। 26 साल या 29 साल अलग अलग रिवायतों के मुताबिक उम्र पाई और विसाल फरमा गई। इस बात पर हंस रही हैं कि मेरे वालिद के सब बाद में सबसे पहले मेरा विसाल होगा। यह है तरबियत रसूल। इस बात का गम नहीं है कि उम्र कम हो रही। तो तरबियत रसूल की शक्ल ही कुछ अलग है और यह ठेठ प्रैक्टिकल तरबियत है। यह सिर्फ कहने से नहीं आता है। कहना बहुत आसान होता है कि सब्र करना चाहिए, लेकिन ऐसा बना देना कि इंसान साबिर बन जाए, यह मुश्किल काम। और इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है, प्रैक्टिकल बातें करता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना हो तो हम देख लें कि बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए तो नमाज के लिए कहा जाए, और 10 साल की उम्र हो जाए तो भले मामूली ज़द-ओ-कूब की भी नौबत आए उसे नमाजी बनाया जाए। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि 7 साल की उम्र में हम नसीहतें करें और बच्चों को नमाज के फजाइल बताएं। और अमली तरीका भी ये है। आज हमारे मुआशरे में जो, मान लीजिए कि हम हर आलिम दीन को तकरीबन ये शिकायत है और होनी भी चाहिए, ये महरूमी की बात है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो अब ये क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहते तो सब हैं कि नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन जब बच्चे की उम्र नमाज पढ़ने की होती है तब उसे माँ बाप ने नमाजी नहीं बनाया। तो अब कहने सुनने से कोई नमाजी नहीं बनता है। जो नमाजी बनाने का वक्त था उस वक्त नमाजी बनाया जाता तो बन जाता। और ये सब भी हम देखेंगे। एक आदमी ऐसा झूठ सब करता है, कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं गुजारता, लेकिन नमाजों का पाबंद है। जब हम गौर करेंगे क्यों नमाजों का पाबंद है तो उसका भी राज यही पाएंगे कि शुरू से माँ बाप ने नमाज की आदत डाल दी, इसलिए नमाजों का पाबंद है। यही मिजाज है। प्रैक्टिकल तरीका क्या हुआ? जैसे हमारे बच्चे की उम्र 7 साल की हो गई, 9 साल की, 8 साल की उम्र हो गई, तो बजाय इसके कि उस बच्चे को हम बाहरी शरीयत पढ़ के सुनाएं कि बेटा नमाज पढ़ने की पहली फजीलत ये, नमाज की फजीलत में दूसरी हदीस ये, तीसरी हदीस ये, कुरान में इतनी आयतें, ये फजीलतें, या नमाज ना पढ़ने का ये वबाल, ये बच्चे का पार्ट ही नहीं है। बच्चे का पार्ट ये है कि जिस दिन बच्चे की उम्र 8 साल 7 साल की हो गई, हम नमाजी बनाना चाहते हैं, पहले से बच्चे को नमाज थोड़ा सिखा के रखें, और जैसे ही उम्र हो जाए उस दिन बच्चे को अपने साथ खड़ा करें कि बैठा उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, मैं वजू कर रहा हूं, तुम भी मुझे देख करके वजू करो, और मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़ो, बच्चा नमाजी हो जाए। बच्चे का पार्ट ही नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा फजीलतें बताई जाएं, बहुत ज्यादा वईदें सुनाई जाएं। बच्चे का पार्ट यह है कि आप कीजिए और बच्चे से कहिए कि ऐसा करो, वो करने लगेगा। ये सीधा सा हिस्सा है। और इसके फिर बहुत एग्जाम्पल हैं। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को चोरी करना, झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन क्या दुनिया में चोर, उचक्के और झूठे नहीं पाए जाते? झूठ के लिए अलग से दरसगाहें तो नहीं सजती, चोरी करने का स्पेशल कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती, कोई स्कूल तो नहीं होता। कहां से बच्चे सीखते हैं? एक 3 साल का 5 साल का बच्चा है, वो खेल रहा है, खेल में मस्त है, और मान लीजिए बाप घर में, बच्चा उस कोने में उधर मुंह करके खेल रहा है और बाप इधर वाले कोने में फोन पर बात कर रहा है, मान लीजिए अपने कस्टमर से झूठ बोल रहा है कि मैं इस वक्त घर में मौजूद नहीं हूं, मिसाल के तौर पर। तो वो बच्चा भले उसका सर उधर हो, उसका चेहरा उधर हो, भले वो किसी चीज में मस्त हो, लेकिन जब उसके कान तो अब भी सुन रहे हैं, आंखें उधर हैं फिर भी कान तो इधर हैं, कान सुन रहे हैं,
और वो बच्चा जो फितरी तौर पर, नेचुरल तौर पर सिर्फ सच बोलना जानता था, नादान माँ बाप की नादानी ने उसे सिखा दिया कि सच के अलावा झूठ भी एक ऑप्शन है। और उस बच्चे के दिमाग में, अब उसका दिमाग काम करने लगेगा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं भी तो अपने दोस्तों को यूं ही चकमा दे सकता हूं, मैं भी तो सच के खिलाफ बातें कर सकता हूं, खिलाफ वाकया बातें कर सकता हूं। तो बताइए, झूठ की कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। नादान बाप ने अपनी नादानी से अपने छोटे से बच्चे को अपनी नादानी में झूठ की ट्रेनिंग दे दी। एक और मिसाल सुने, बच्चे सिर्फ सच बोलना जानते हैं, बच्चे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, बच्चे ईमानदार होते हैं, बेईमान नहीं होते, बच्चे रिश्वतखोर नहीं होते, करप्ट नहीं होते, चोर डाकू नहीं होते। सिखाता कौन है? हम और आप। और उसमें भी ज्यादातर माँ बाप की नादानियां। मिसाल के तौर पर अखलाक साहब एक मिसाल देते हैं, बड़ी अच्छी मिसाल है। सास बहू में झगड़े चलते हैं घर घर में। सास बहू में झगड़ा हुआ, शाम को शौहर घर पे आया, दिन भर की भरी बीवी ने अपने शौहर के सामने, बच्चा सो रहा है, हल्की नींद में है या खेल कूद रहा है, और औरत ने अपने दिल का गुबार हल्का करने के लिए अपने शौहर के सामने रोना धोना शुरू किया और अपनी सास की बुराई बयान करनी शुरू की, यानी अपने शौहर की मां की बुराई बयान करनी शुरू की। बच्चा भले खेल कूद रहा है, लेकिन बच्चे का दिमाग तो इन बातों पे भी लगा हुआ है। वो बच्चा जो सिर्फ सबसे सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, माँ बाप जो आपस में बातें कर रहे हैं और औरत जो अपने सास की मजम्मत बयान कर रही है, बुराई बयान कर रही है, बच्चा अपने कानों से सुन रहा है। और वो बच्चा जो अपनी दादी से सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, अपनी फूफी से, बड़ी अम्मी से, छोटी अम्मी से, सबसे सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, उस बच्चे को नादान माँ बाप की नादानी ने सिखा दिया कि बच्चा अपने दिल में सोचेगा और समझ लेगा कि मैं जिस दादी को बहुत अच्छी औरत समझता था, वो तो अच्छी औरत नहीं है, मेरी माँ बयान कर रही है। तो 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा अपनी दादी से नफरत करना सीख गया। और 3 साल 5 साल का बच्चा अगर अपनी दादी से नफरत करना सीख गया, तो वही बच्चा 25 साल की उम्र में जब उसके घर में कोई और औरत बीवी बन के आएगी, तो अपनी मां से भी नफरत करेगा। नफरत की पहली ट्रेनिंग दी किसने? मां ने। और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? मां। इस तरह से हम बातों को फैलाएंगे तो बहुत एग्जाम्पल निकल के आएंगे। खुलासा ये है दोस्तों, ये बहुत अजीब बात है, बल्कि तरबियत का पार्ट इतना नाजुक है कि जैसे अभी मुझे यहां बात करनी है तो आधा घंटा बात करनी, खत्म। हम कहीं ड्यूटी करते हैं, 7-8 घंटा, 5 घंटे की ड्यूटी, फिर सिलसिला खत्म। बच्चे की तरबियत एक ऐसी ड्यूटी है जो 24 घंटा चलती है, जिसकी कोई टाइमिंग ही नहीं है। सपोज कीजिए कि रात के 2 बजे बच्चे को इस्तिंजा लग गया, उस वक्त भी अगर हमने कोई ऐसी बात कह दी जो झूठी है, बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी और वही तरबियत का हिस्सा। कई बार नादानी में हम बच्चों को चूहे बिल्ली से डरा देते हैं, पूरी उम्र बच्चों के दिलों में बड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वजूद एक छोटे से चूहे से जिंदगी भर इसलिए डर रहा कि बचपन में किसी ने उसे चूहे से डरा दिया। जिस चीज की भी दहशत, हमने साए की दहशत बिठा दी, अंधेरे की दहशत बिठा दी, चूहे बिल्ली की दहशत बिठा दी, इंजेक्शन की दहशत बिठा दी, दवा दारू की दहशत बिठा दी, जिस चीज की दहशत बिठा दी वो बैठ गई लाइफ टाइम। तो ये अहम तरीन पार्ट है जिसमें बहुत हसासी चाहिए। जब तक माँ बाप बहुत हसास ना हो, अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत करने में कई बार फेल हो जाते हैं। इसलिए इस सिलसिले में बहुत ज्यादा हसास हम सबको होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन की तरबियत का स्पेशल तौर पर जिक्र किया, और इस सगीरा के लफ्ज को हमें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये लफ्ज जो छोटा, जिसका तर्जमा हो रहा है छोटा नहीं, बहुत बड़ा। अब कुछ और बातें भी सुन लें। आज हमसे जो चूक हो रही, मैं बिखरी हुई बातें कर रहा हूं, चूंकि ना ये मेरा डायरेक्ट पार्ट है, तो बिखरी हुई कुछ बातें सुन लीजिए। आमतौर पर हमसे अपने बच्चों की सलाहियतों के इदराक में बहुत चूक हो रही है, यानी हम अपने बच्चों की फितरी सलाहियतों को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे की फितरी सलाहियत क्या है, और उसकी वजह से कई बार बच्चे कैरियर चूज करने में चूक जाते हैं। या मान लीजिए कि एक बहुत ही होनहार बच्चा जो किसी मैदान में बड़ा कमाल का साबित हो सकता था, थोड़ी सी चूक की वजह से उसका पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है। इसका सिर्फ एक एग्जांपल सुन लें, तफसील इंशाल्लाह अखलाक साहब से सुनेंगे। जैसे ये
माइक है, ये लोहे से बना हुआ है, और ट्रेन गुजर रही है, इसकी पटरी भी लोहे से बनी हुई है, वो भी एक लोहा है और ये भी एक लोहा है। वो लोहा अलग कैटेगरी का, ये लोहा अलग कैटेगरी का है, कहने के लिए दोनों को लोहा बोला जाएगा। अगर ट्रेन की पटरी वाले लोहे से माइक का स्टैंड बनाया जाए तो ये फजूल खर्ची, और इस माइक वाले लोहे से ट्रेन की पटरी बनाई जाए तो ये है जुल्म, कहने के लिए दोनों लोहा। ये लोहा इतना नाजुक है उस लोहे के मुकाबले में कि जैसे पटरी की जगह इसको बिछाया जाएगा, हो सकता है पिघल करके एक्सीडेंट का और हादसों का सबब बने, और वो लोहा इतना मजबूत और कीमती है कि उसको यहां पर खर्च किया जाएगा तो ये फजूल खर्ची है। कहने के लिए दोनों चीजें सेम सेम है, ये भी लोहा वो भी लोहा। हम सब इंसान हैं, एक इंसान की सलाहियत बिल्कुल अलग नौइयत की है, दूसरे इंसान की सलाहियत बिल्कुल अलग नौइयत की है। हम सबको एक ही लाठी से हाँकेंगे, एक ही कैरियर की लाठी से हाँकेंगे, एक ही तरह का जहन देंगे तो हम बहुत बड़ी चूक कर रहे होंगे। हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों का बहुत गहराई के साथ मुताला करें। एक किताब एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार 5 बार में समझ में आ जाती है। बच्चों की किताब वो है जिसके समझने में कई बार कई बरस लग जाते हैं। हमारे अपने जाए बच्चों को समझने में हमें बरस लग जाते हैं, और मैं समझता हूं कामयाब माँ बाप वो हैं जिन्हें उनके औलाद की, उनके बच्चों की अच्छाइयां भी और बुराइयां भी उंगलियों पे याद हों, कि मेरे बच्चे के अंदर ये 5 बहुत अच्छी चीजें पाई जाती हैं और ये 5 जरा कमजोरियां पाई जाती हैं। तो ये चीजें जरा सा हमें कभी कभी पहचान लेना चाहिए। तो पहली गुजारिश मेरी ये है कि अपनी सलाहियतों का सही इदराक करें, बच्चों की सलाहियतों का सही इदराक करें, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो और बच्चों का तीर उसी निशाने पर लगे जिस पर लगना चाहिए। अगर बच्चे का मैदान भी मान लीजिए साइंस का है और हमने उसको फील्ड भी साइंस ही दिलवा दिया तो हो और उसकी तबीयत मिजाज सब कुछ वैसा ही है, तो हो सकता है वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे का मिजाज, फितरी मिजाज कुछ और तकाजा करता था और हमने सिर्फ किसी को देख करके या बिना सोचे समझे या जज्बात में आकर के या मामूली सी किसी चीज से मुतासिर होकर के बच्चे को किसी और रास्ते पे डाल दिया, तो हो सकता है पूरी जिंदगी बच्चा उधेड़ बुन का शिकार होकर के जिंदगी गुजारे और कम उम्र में ही वो डिप्रेशन की गोलियां खाने लगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे मुआशरे में नजर आते हैं। इसलिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि माँ बाप को अपने बच्चों की सलाहियतों का इदराक हो। मेरे इस बच्चे के अंदर ये अच्छाइयां पाई जाती हैं और ये कमजोरियां पाई जाती हैं, और अच्छाइयों और कमजोरियों का इलाज ये तरीका ये है, अच्छाइयों का ढंडोरा पीटें ताकि अच्छाइयां बड़ी हों, और बुराइयों को आहिस्ता आहिस्ता कम करने की और खत्म करने की कोशिश करें ताकि बुराइयों की जड़ कटे। एक एग्जाम्पल सुने, मौलाना मुश्ताक साहब को आपने घर पे बुलाया, आपको मालूम है कि आपका बच्चा टाइम पे उठ जाता है, आपको मालूम है कि आपके बच्चा टाइम पे होमवर्क कर लेता है, मेहमान आते हैं तो बड़ा एक्टिवली घर के कामों में हिस्सा लेता है, वगैरह वगैरह। ये बच्चे की अच्छाइयां। मौलाना मुश्ताक साहब को आपने चाय पे बुलाया और इनका हाथ अपने बच्चे के सर पे रखवाइए और कहिए कि हजरत मेरे बच्चे को दुआ दे दीजिए, मेरे बच्चे के अंदर पहली खूबी ये पाई जाती है, दूसरी ये पाई जाती है, तीसरी ये पाई जाती है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मौलाना मुश्ताक साहब के सर पर पहले से 200-400 बच्चे स्कूल मदरसे के हैं। उन्हें आपके बच्चे से कोई बहुत स्पेशल लगाव भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आए हैं, जानते भी नहीं है, और आपने बताया, हो सकता है दरवाजे से निकलते निकलते भूल भी जाएं कि आपने क्या बातें बताई, लेकिन वो दरअसल बातें मौलाना मुश्ताक साहब को सुनाने के लिए थी नहीं, वो बातें तो आपने अपने बच्चे को सुनाने के लिए कही ताकि बच्चे की उन अच्छाइयों पर मोहर लग जाए। जब बच्चा अपने कानों से सुनेगा कि मेरी इस बात की तारीफ हो रही है कि मैं टाइम पर उठ जाता हूं, तो हो सकता है कि अभी तक तो इत्तिफाक से उठता हो, अब आज के बाद हो सकता है कि वो बिल एहतमाम उठने लगे। इसलिए अच्छाइयों की तारीफ कीजिए ताकि बड़ी हो, और बुराइयां जो हों उनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कीजिए। हमारी कहानी उल्टी है, हजरत तावीज दे दीजिए नाक में दम कर रखा है। अगर सचमुच बच्चे ने नाक में दम कर रखा होगा तो अभी तक, अगर आपके नाक में दम कर रखा होगा तो आज आपने चूंकि मौलाना मुश्ताक साहब को सुनाया है तो आज के बाद हो सकता है पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर दे। मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। जिसको हम शरारत कहते हैं वो बच्चों की शरारत नहीं, बच्चों का बचपन है, बचपन का तकाजा है। बल्कि बच्चा अगर इतनी उछल कूद या बचकानापन ना करे तो फिक्रमंदी की बात है, ये करता है तो हमें इसे शरारत नहीं समझना चाहिए। हाँ, सचमुच अगर कोई बुराई है तो उसको खत्म करना चाहिए, और बुराई को खत्म वही कर पाएगा जो हसास हो,
मिसाल के तौर पर दो बच्चे हैं, एक ही घर में केस पाएंगे, एक बच्चा फौरन उठ जाता है उठाइए तो, और दूसरे बच्चे को उठाइए तो 10 बार आना कहानी है, 10 मिनट में उठूंगा, करवटें बदलेगा, रोएगा, पेट दर्द का बहाना करेगा, ऐसा होता है। ये भी एक तबीयत है, ये भी एक तबीयत है। ये अलग किस्म का फूल है, ये अलग किस्म का फूल है। इस फूल की तरबियत का अंदाज बिल्कुल अलग है और इस फूल की तरबियत का अंदाज बिल्कुल अलग है। एक ही माँ बाप की दोनों औलाद हैं, लेकिन इसके साथ इसकी तरबियत के लिए बाप को कुछ अलग बनना पड़ता है और इसकी तरबियत के लिए बाप को कुछ अलग बनना पड़ता है। जैसे ही बाप ने एक ही लाठी से दोनों को हाँका, कामयाब इंसान को भी हम नाकाम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एक माँ बाप के 2-3 बच्चे हैं, आमतौर पर हमारी माओ बहनों से चूक हो जाती है कि जब गुस्से में आती हैं तो सबको एक ही लाठी से हाँक देती हैं कि मेरी तमाम औलाद नाकारा है। तो अब जो कारामत थी, जब उन्हें भी नाकारापन का ताना सुनना पड़ता है तो फिर नाकारा बनने में मुजायका ही क्या है, वो भी नाकारा बन जाती हैं। एक लफ्ज ने आपसे आपका बच्चा छीन लिया। तो इस सिलसिले में ये जो बच्चा टाइम पर उठ जाता है, इसकी तारीफ कीजिए, बार बार तारीफ कीजिए। हो सकता है आज तो ऐसे ही टाइम पर उठ रहा हो, और हो सकता है मुसलसल तारीफ सुनने की वजह से, एहतमाम की वजह से टाइम की पाबंदी ही इस बच्चे की पहचान बन जाए। ऐसा हम अपनी सोसाइटी में पाते हैं। एक आदमी और कोई खूबी हो ना हो, टाइम का बड़ा पाबंद है, यही उसकी खूबी है। कहीं ना कहीं जब हम उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे हो सकता है माँ बाप ने शुरू से तरबियत ऐसी की हो। और इसका उलट भी होता है। हम ही कहते हैं यार फला आदमी दर्जी तो बड़ा अच्छा लेकिन है बड़ा कमीना, आज का वादा करेगा तो 10 दिन बाद में कपड़ा देगा। देखिए हम दोनों चीजों का एतराफ कर रहे हैं। इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि दर्जी अच्छा है, और इस चीज को सेम टाइम कंडम भी कर रहे हैं कि वो टाइम का पाबंद नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो आज टाइम का पाबंद नहीं है, कहीं ना कहीं शुरू से ये चूक हुई है, जो बड़ी हो गई है तो अब बड़ापन उसका सामने है। तो जो चूक हो, जो गलतियां हो, उनको खत्म करना चाहिए। खत्म करने का तरीका क्या सुने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हसासी क्या चाहती है? एक बच्चा जो कभी टाइम पर नहीं उठता, लेकिन जो कभी टाइम पर नहीं उठता कभी कभी तो वो भी उठ जाता है। भले मान लीजिए कि सर्द रात थी, बच्चे को सुबह के वक्त इस्तिंजा लगने लगा, और जिस बच्चे की उम्र 7 बजे उठने की थी का वक्त 7 बजे उठने का, वो 5 बजे उठ गया, पेशाब की वजह से उठा हो। भले अगर माँ बाप हसास हैं तो उस आपदा में भी अवसर तलाश कर सकते हैं। और मान लीजिए वही मौलाना मुश्ताक साहब को फिर चाह के बुलाइए और कही हजरत मेरे लाडले के अंदर ये 5 अच्छी बातें पाई जाती थी, एक जरा सा हल्की सी कमी थी कि टाइम पर नहीं उठता था, लेकिन आज तो वो कमी भी दूर हो गई। आप भी जानते हैं कोई कमी दूर नहीं हुई है, वो तो एक इत्तिफाक है, उड़ गया था। लेकिन अगर आप खास हो तो इस इत्तिफाक को भी बच्चे की आदत की तब्दीली का सबब बना सकते हैं। एक और एग्जांपल सुने। कुछ बच्चों का दिल छोटा होता है, कुछ का दिल बड़ा होता है। बड़े दिल वाले सखी बन जाते हैं, छोटे दिल वाले कंजूस बन जाते हैं, आगे चल करके वही उनकी पहचान बन जाती है। अब किसी बच्चे का दिल छोटा है, घर के दरवाजों पर सवाली आते रहते हैं, जुमा में मस्जिद के गल्लों में कुछ देना होता है, बजाय इसके कि हम अपने हाथ से किसी सवाली को दें, बजाय इसके कि हम अपने हाथ से मेहमान नवाजी करें या मस्जिद के गले में कुछ डालें या जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें, थोड़ा सा हाथ बदल दें। पैसा हमारा ही है, लेकिन हाथ बदल दें कि जो हम अपने हाथ से देते हैं वो अपने उस बच्चे के हाथ से दिलवा दें जिसका दिल जरा छोटा है, जो अपने भाइयों की टॉफी पर भी कब्जा कर लेना चाहता है, जो 10 रुपया दो तो 20 रुपये की तलब करता है। तो ऐसे बच्चे के हाथ से दिलवाएं। तो ये बच्चा जिसकी फितरत में जरा बुखल था, हो सकता है इसके मिजाज में सखावत पैदा हो जाए। तो प्रैक्टिकल तौर पर कुछ करने पड़ते हैं, और ये काम मुश्किल नहीं है, हसास है, समझ बूझ के हैं, बारीकी से समझने के हैं। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों की नफ्सियात को समझना चाहिए और उन बच्चों की आदतों को तब्दील करना चाहिए। इसके बहुत एग्जाम्पल छोटे मोटे निकालेंगे तो बहुत निकलेंगे। मैं यहां पर सिर्फ इतनी सी बात इन आदतों के सिलसिले में, बस 2 ही बातें, कि एक तो यह कि अच्छाइयों का ढंडोरा पीटें ताकि बड़ी हो, बड़ी से बड़ी बने, वही पहचान बन जाए बच्चे की। और बुराइयां बच्चे में भी हो सकती हैं तो उन बुराइयों को ढंडोरा ना पीटें, उनका चर्चा ना करें, बल्कि अपने जहन में बिठा के रखें ताकि वक्त आने पर उन बुराइयों को आहिस्ता 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 खत्म किया जा सके। जो इतनी मेहनत करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है, और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे की बुराइयां भी समझदार माँ बाप कंट्रोल कर लेते हैं। और दूसरी बात इस सिलसिले में दिमाग में रखें, कोई अच्छाई छोटी नहीं होती, कोई बुराई छोटी नहीं होती। आज जो बच्चा 2 रुपये की पेंसिल चुरा सकता है,
तो इसलिए उसको कभी छोटा ना समझें कि मामूली 2 रुपए की पेंसिल ही की तो बात है, इसमें क्या बुरा है, सब बच्चे करते हैं। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो बहुत गलत है। आज उसकी हैसियत, उसका दिमाग 2 रुपए की पेंसिल तक ही काम कर रहा है, तो ये छोटे लेवल की चोरी है। अगर हमने इस चोरी की सरपरस्ती कर ली, ये इसको हल्के में आंक लिया, कल वही बच्चा एटीएम तोड़ेगा। फर्क इतना है कि आज उसका लेवल पेंसिल का है तो वो काम कर रहा है, कल उसका लेवल एटीएम का हो जाएगा तो वो काम करेगा। बच्चे आपस में लड़ते हैं, इसको हल्के में ना लें। आज जो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, अगर माँ बाप ने बर वक्त तवज्जो ना दी तो हम ये पाएंगे कि जब उन बच्चों की उम्र 35 साल, 40 साल, 50 साल की हो जाएगी तो भाई का भाई पर मुकदमा हो रहा होगा। कोई बुराई छोटी नहीं होती, कोई अच्छाई छोटी नहीं होती। हमारे देखने का चश्मा छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए कभी भी इन चीजों को, एक सदके की खजूर किसी ने, बच्चे ने खा ली, बच्चा ही तो है। आले रसूल पर माले ज़कात हराम है। कौन आले रसूल? जो आकिल हो, बालिग हो। शरीयत के अहकाम नाबालिगों पर नाफिज नहीं होते, ये शरीयत का कानून हम सब जानते हैं। इमाम हसन मुश्तबा की उम्र 2-2.5 साल की है। अगर उन्होंने माले ज़कात की खजूर खा ली तो खा लेने देते, बाद में इरशाद फरमा देते कि बेटा ये माले ज़कात है जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया जाता तो ये नसीहत होती, ये किसी बुराई को हल्के में लेना होता। और वो जो रसूलुल्लाह ने किया वो तरबियत है और रसूलुल्लाह की हस्सासी है। चीजों को ऐसे ही लिया जाता है। अब 2 बातें और सुन लें। आज के हमारे जमाने में लैंग्वेज की बड़ी अहमियत है, इसलिए लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए। और मेरी गुजारिश स्पेशली आपसे यह है कि आपके यहाँ गुजराती मीडियम स्कूलों का बड़ा क्रेज है। आज एक भाई से मेरा डिस्कशन भी हुआ, उन्होंने भी लॉजिकल बातें कही, मुझे भी अच्छी लगी कि गुजराती मीडियम स्कूल ही यहाँ पर क्यों जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद मेरी गुजारिश ये रहेगी कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हल्के में मत लीजिए। और इसलिए ना सही मीडियम से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लैंग्वेज को कभी हल्के में मत लीजिए। और सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक माहिर इंसान वो होता है जिसके पास तकरीबन 7 जबानें हों। कोशिश कीजिए, और हम चाहें, हम मुसलमानों की खुशनसीबी है कि चाहें तो 2-3 जबानें तो हमें यूं ही मिल जाती हैं, और कुछ जबानों पर मेहनत कर लें तो हमारा काम बहुत अच्छे अंदाज से चल सकता है। खासतौर पर यह मैं स्पेशली गुजारिश करना चाहूंगा कि अरबिक लैंग्वेज को हल्के में मत लीजिए, उस पर भी मेहनत कीजिए। पहले तो इसलिए कि वो हमारी दीनी जबान है, कुरान पाक की, हदीस पाक की जबान है, जन्नती जबान है। और दूसरा इसलिए कि दुनिया का पहिया चलाने वाली जबान है। टूटी फूटी हिंदी जानकर पूरे मुल्क में काम चला लेते हैं। तो अगर हमें ऐसी जबान आती हो जो बहुत सारे, जो दुनिया का पहिया चलाती हो और खाती पीती कंट्रीज की जबान हो, तो ऐसा इंसान भूखा नहीं रह सकता, ऐसे इंसान का कैरियर बर्बाद नहीं हो सकता। शर्त यह है कि उसे लैंग्वेज पर वैसा कमांड हासिल हो जैसा होना चाहिए। इसलिए इस पे भी जोर रखिए। और आखिरी बात यह है कि अरबिक लैंग्वेज के साथ आखिरी बात यह है कि इस्लामी अखलाक व आदाब पर बहुत ज्यादा तवज्जो रखिए। इस बात को बहुत तवज्जो से सुनिए। देखिए, मॉडर्न दुनिया में मॉरल वैल्यूज के नाम पर हमें जो सिखाया जा रहा है वो गोलमोल बातें हैं, डू और डोंट्स की लिस्ट है कि ये काम करने चाहिए और ये नहीं करने चाहिए। ये है मॉरल वैल्यूज, ये है गोलमोल बातें। इस्लामी जो अखलाकियात हैं, इस्लामिक मॉरल वैल्यूज जो हैं, उनका लेवल इतना हाई है कि हम और आप जितना गहराई में जाएंगे हमारी अकल दंग रह जाएगी। एक एग्जांपल सुने। दुनिया में मॉरल वैल्यू क्या है? रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, गोलमोल जुमला। इस्लाम में क्या है? रिश्वत लेना हराम। हराम का लफ्ज एक टर्म है, और टर्म का मतलब यह है कि हम समझते हैं कि रिश्वत से बचना फर्ज, रिश्वत का माल लेना हराम। नेक्स्ट, अगर रिश्वत का माल ले लिया तो अब क्या? इस्लाम यह कहता है कि जिससे लिया उसे लौटाओ। उससे भी आगे का लेवल है, जिससे हमने रिश्वत का माल लिया था वो मर गया, अब क्या? इस्लाम कहता है कि उसके वारिसों को लौटाओ। उससे भी आगे का लेवल है, मान लेते हैं कि जिससे हमने रिश्वत ली थी वो भी मर गया, उसके वारिसों में भी किसी का अता पता नहीं है, अब क्या करें? इस्लाम कहता है फिर भी तुम इस माल को अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि अब गरीबों में सदका कर दो। जिससे लिया था अल्लाह करे कि उसकी रूह को सवाब पहुंचे। है किसी के पास ये क्लियरिटी? ये मैंने एक एग्जांपल दिया। दुनिया में यह है झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस्लाम में यह है कि झूठ बोलना हराम है। और हराम का मतलब समझते हैं? यानी इस्लाम ने गोलमोल बातें नहीं की हैं, और सिर्फ एक बात नहीं की है। अब इस्लाम बताएगा कि झूठ किस चीज का नाम है। क्या कुछ मौके ऐसे भी हैं जहां पर झूठ की गुंजाइश है?
और कौन कौन सी चीजें झूठ के दायरे में आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, कौन गीबत के दायरे में, एक लंबी फहरिस्त है जिस पे लंबी चौड़ी तकरीरें हो सकती हैं। इंसान को किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। इस्लाम इसको इतना ज्यादा फैलाता है। जलन से मुराद क्या आपकी? आप क्या कहना चाहते हैं? गीबत? आप क्या कहना चाहते हैं? तोहमत? आप क्या कहना चाहते हैं? बदगुमानी? बदगुमानी ये है, गीबत का दर्जा ये है, तोहमत ऐसी है, इसका बदला ये है, इसका कफारा ये है, ये इस लेवल का जुर्म है, ये इस लेवल का जुर्म है, इससे बचना ऐसा है। इतनी तफसीलात जिसको मालूम हो अखलाकियात की, और जिस मजहब का लेवल ऐसा हो कि बदगुमानी, बदगुमानी का मतलब समझते हैं? दिल में किसी के लिए बुरा सोचना। जो बुरे गुमान करने से जो मजहब रोकता हो, मुझे बताइए क्या उस मजहब से ज्यादा भी मोरल वैल्यूज कोई किसी को दे सकता है? मोरल वैल्यूज के नाम पर दो चीजें हैं, डू डोंट्स, कीजिए मत कीजिए। इस्लाम गोलमोल बातें नहीं करता है। इसलिए अजीज दोस्तों, अपने बच्चों को दीदा व दानिस्ता आज के दौर में, जहां दूसरे सब्जेक्ट, कैरियर और इन तमाम चीजों की फिक्र करें, जैसा कि मैंने खुद भी बताया, मजीद अखलाक साहब भी बताएंगे। ये सेमिनार इसीलिए मुनक्किद हुआ है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर कैरियर दे सकें। हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पूरी ताकीद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हालात की ठोकरें खाने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचकर आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, अगर हमने इस्लामी तालीमात के साथ कंप्रोमाइज किया तो हजार बार जाहिरी कैरियर बनाने के बावजूद भी हमारा बुढ़ापा पछतावा वाला होगा। इसलिए इस चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस सिलसिले में कोई समझौता नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बातें सुनी समझी होंगी। इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो आप सामने रख सकते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व अलैहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। भाई इको हटा देना, इको से समझ में नहीं आती बात। हमारा प्रेजेंटेशन तैयार। हाँ, फर्स्ट पेज लगा दीजिए आप। हम एक पहले छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप अपना मोबाइल निकालें और इसमें कैलकुलेटर खोलें। कैलकुलेटर खोलिए, टूल्स में गए, कैलकुलेटर में गए, इसमें टाइप कीजिए कैलकुलेटर में 365 इंटू 24। क्या रिजल्ट आया? 8760, 8760। एक साल में इतने घंटे होते हैं, एक साल में इतने घंटे होते हैं। अब ये डिजिट याद रखिएगा, 8760 हटा दीजिए। आपका बच्चा अमूमन साल भर में 250 दिन स्कूल जाता है, 250 डेज। 365 दिन में तकरीबन 100 दिन वो छुट्टी पे रहता है, 100 से 110 दिन। ओके, 250 इंटू एक्स कितने से करोगे? 24 से नहीं, वो स्कूल में 6 घंटे रहता है। 1500 हटा दीजिए। पहला फिगर क्या था? 8760 माइनस 1500। अब आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि साल भर में 8760 घंटों में से वह टीचर्स के संपर्क में आता है 1500 आवर्स। क्योंकि दिन बोलोगे, दिन जोड़ोगे तो फिर बेईमानी हो जाएगी ना। 24 घंटे थोड़ी टीचर के साथ है, 6 घंटे साथ है। अब 8760 का 1500 कितना परसेंट होता है? कोई ज्ञानी हो तो मुझे बताए। 8760 1500 भाग 8760 x 100, 17.12%। मेरी इस वर्कशॉप की वैल्यू क्या है ये जानने के लिए मैंने आपसे एक सिंपल कैलकुलेशन कराई। इसका मतलब ये है, अब 17.12, अब ये याद रखना, वापस हटा दीजिए, लिखिए 100 माइनस 17.12। ये है जी ओरिजिनल बात। ये सब्जेक्ट जो किस्वा ग्रुप ने आपके सामने रखा है, ये आपको क्यों जानना चाहिए? इसकी सीधी सीधी मिसाल ये है, आपका बच्चा आपके संपर्क में रहता है 82.8% समय।
और टीचर्स के संपर्क में रहता है 17.12% समय। तो अगर वो बच्चा कामयाब हो गया तो उसका 82.8% क्रेडिट आपको है, 17.12% स्कूल को है। और वो बच्चा बर्बाद हो गया, कुछ ना बन सका, जिंदगी में कुछ नहीं है, उसकी बर्बादी का करीब 83% क्रेडिट आप लीजिए, 17% स्कूल लेगा। ये फॉर्मूला कहां से आ गया कि हमने एक अच्छे स्कूल में डाल दिया और वो बहुत अच्छे कांटेक्ट में है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं उसके पास और वो कामयाब हो जाएगा। अंग्रेजी में जो जो मैथमेटिशियंस हैं यहाँ पे, आप सब पढ़े लिखे माशाल्लाह काफी लोग, तो जो पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट, वो गोला गोला बनाते हैं ना, गोला पाई चार्ट बोलते हैं ना उसको, वो पाई चार्ट में 83% जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब। इसमें जो अच्छा हो गया तो भी, खराब हो गया तो भी। इस 17% में आपका वो उलेमाए दीन भी आते हैं जो आपको मदरसे में और घर पे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अगर वो साल भर में बहुत पढ़ाते हैं, 3% की बढ़ोतरी कर दीजिए, 20%, 3% में उलेमा, 17% में स्कूल, 80% में आप। सो ये बात कहां से चली कि 80% का आदमी जिम्मेदार नहीं है? फ्री होना चाहते हैं क्या बच्चों से कि हमने तो भेज दिया जी, हमारी क्या जिम्मेदारी है? सो ये चीजें समझने के लिए ये मैंने कैलकुलेशन आपसे क्यों करवाई, क्योंकि वर्कशॉप है, आप मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, ये भाषण नहीं चल रहा है। प्लस ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि पेरेंटिंग है क्या। इसलिए आमतौर पे मेरा हर जगह जो लेक्चर होते हैं उसमें बोलता हूं मैं, माँ बाप बनना जीव विज्ञान है, पेरेंट बनना कला है। टू बी पेरेंट इज बायोलॉजी, टू बी फादर एंड मदर इज बायोलॉजी, टू बी पेरेंट इज आर्ट। और इस दुनिया को विज्ञान नहीं, कला चला रही है। आप और हम एक दूसरे में साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अमन के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। ये आर्ट्स है, साइंस नहीं है। साइंस तो ये इसमें से आवाज है, साइंस तो ये है मैं ताकतवर हूं, मैं आपको पीट सकता हूं। तो दुनिया साइंस थोड़ी चला रही है, साइंस इस दुनिया को फैसिलिटेट कर रही है, मदद कर रही है, चला तो कला रही है। फलसफा क्या है? आर्ट है। तो आइए इस कला में अपनी थोड़ी सी हाथ आजमाएं और 80% की जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्योंकि वो जितना घंटा आपका बच्चा आपके साथ स्पेंड, इस अंग्रेजी में जो यूट्यूब चैनल चलाते होंगे आपके यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे होंगे, उनकी भाषा में बोलता हूं मैं, स्पेंट टाइम की वैल्यू है। स्पेंट टाइम टर्म ना, कि यूट्यूब पे अगर 4000 घंटे वीडियो किसी ने आपके नहीं देखे तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, जानते हैं ना ये बात? उसको आप यूट्यूब क्या कहता है? स्पेंट टाइम नहीं है। सो बच्चे का स्पेंट टाइम, खर्च किया गया वक्त आपके साथ 80% है। ये मैं तब बोल रहा हूं जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और जब आपकी उसने एक भी दिन की आपने छुट्टी नहीं करवाई है। सो इन ऑल आइडियल कंडीशंस, जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिन लोगों से मुखातिब हूं उनकी स्टेक होल्डिंग, इस कंपनी में हिस्सेदारी 80% है। तो 80% के डायरेक्टर्स और कंपनी होल्डर्स, आइए मैं आपके नफे की बात करता हूं। पेज नंबर 2 में आधुनिक पेरेंटिंग क्या है, पहले जान लो पेरेंटिंग होती क्या है ना? मुझे किसी ने, जाबिर भाई ने बोला हिंदी में बनाना, तो मैंने हिंदी में बनाया। पेरेंटिंग बच्चे को पालने, गाइड करने, नर्चर करने और देखभाल करने का प्रोसेस है, सिर्फ पैदा करने का नहीं। सो एक बच्चा, उसको आपने पाला, फिर ये बताया सही गलत, ये नर्चर किया, उसके हिसाब से उसको जवान किया, देखभाल की, ऐसा भी नहीं वो अपने को नुकसान पहुंचा दे या किसी और को नुकसान पहुंचा दे, ताकि वो एक जिम्मेदार, तंदुरुस्त और रहमदिल इंसान बन सके। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने इल्म हासिल करने के बाद जुल्म को इख्तियार किया। इस दुनिया में जितने पाप आप देख रहे हैं, जो बड़े पाप है, वो पढ़े लिखे लोग करते हैं। छोटा आदमी तो सिर्फ चोरी करता है, बड़ा आदमी फितना लाता है, पढ़ा लिखा आदमी फितना लाता है। सो आपकी पेरेंटिंग में बात शामिल है। जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम कम है। पेरेंटिंग समझने के लिए बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी जरूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं वो भी समझ लो आप। ये चाइल्ड साइकोलॉजी इस बात की स्टडी है कि बच्चे बचपन से लेकर जवानी तक कैसे सोचते, महसूस करते हैं, उनका बर्ताव क्या है और वो कैसे बड़े होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, पॉइंटर्स हैं।
डेवलपमेंट के क्या पैमाने हैं, मुश्किल को जल्दी कैसे वो समझ सकता है, और उसके लिए कैसे आप साजगार माहौल बनाएं ताकि आप बच्चा आपको समझ सके। इसमें मैं करियर की बात भी जोड़ देता हूं कि जो इस पूरे सब्जेक्ट को समझ लेता है वो केयर गिवर और प्रोफेशनल के तौर पे एक अच्छा करियर भी बना सकता है। आगे चलिए सर। अब इसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा है। ये जो बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप है ये एज बेस्ड है, आयु आधारित है हिंदी में कहेंगे। और एज बेस्ड का मतलब ये हो गया कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने माँ बाप की औलाद के साथ में रिलेशनशिप को उम्र के हिसाब से बांटा है। 0 से 5 साल के बच्चे की डीलिंग अलग है, 6 से 12 की अलग है, 13 से 18 की अलग है और 18 प्लस की अलग है। सो पहली चीज जो स्टेज है वो क्या है, हिंदी में कहेंगे उसको शैशवकाल, है ना। प्रोजिनी अंग्रेजी में, और टॉडलर ना, शिशु हिंदी में कहेंगे शिशु। 0 से 5 में क्या क्या चाहिए उसको, मोहब्बत चाहिए, हिफाजत चाहिए, इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए। जैसे अभी मुफ्ती साहब समझा रहे थे आपको कि सुबह नहीं उठ रहा है तो चाहे उसको नात शरीफ सुना के उठाना पड़े, प्यार से उठाना पड़े, लेकिन वो इमोशनल बॉन्डिंग से रिस्पॉन्स करेगा, उसे लॉजिक नहीं चाहिए। और हिफाजत चाहिए, डराओगे डर जाएगा। और हिफाजत का सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन क्या है, मोहब्बत क्या है, किसी को यकीन दिलाना तुम मेरे साथ महफूज हो, ये मोहब्बत है। सो ये मैं टूल बता रहा हूं। 0 से 5 में कौन से टूल बॉक्स होता है ना, टूल बॉक्स, गाड़ी ठीक करने का टूल बॉक्स होता है, पाना पेचकस, कितने नंबर के पाने पेचकस कितने सारे होते हैं ना, 150 होते हैं ना उसमें। सो आपके टूल बॉक्स में मैं छटाई करा रहा हूं। 0 से 5 में ये चलेगा, और खेलने में समझेगा, फिजिकल एक्टिविटी में समझेगा, और इसी दौरान वो अपनी मोटर स्किल डेवलप करेगा। ये मैं आपको थोड़े से अच्छे से बताऊंगा अभी, पहले आप इसके पॉइंटर समझ लीजिए। इसी एज में वो रंगों को पहचानने की प्रक्रिया में होता है, शेप समझता है, शेप उसे जैसे आप उसके सामने बोलोगे हाथी तो ऐसे करेगा, ओ बहुत बड़ा होता है। जैसे बोलोगे चींटी, हंसता है, इतना सा होता है। ही इज अंडरस्टैंडिंग द साइज, उसको ये पता चलता है साइज बहुत मैटर करता है। और नंबर का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि पापा आज तुम्हारे लिए जलेबी लाएंगे, कितनी लाएंगे, तो बोलेगा पापा लाएंगे 1 नहीं, 2 नहीं, 5। अब उसने एज्यूम कर लिया 5 इज बिगर, 5 बड़ी होती है। मेरे बाबू के लिए गुब्बारा लाएंगे, मेरी गुड़िया के लिए गुब्बारा लाएंगे, कितने लाएंगे, 1 लाएंगे, 5 लाएंगे, 10। उसने एज्यूम कर लिया 10 इज लार्जर नंबर। ये 0 से 5 में चलता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वो इसी टाइम पे सीखता है। दरवाजे में उंगली आ गई, आपने ऐसे मारा, फूंक मारा, मैं ठीक कर दूंगा। फिर आप उसको बोलोगे नहीं, ऐसे उंगली रखते हैं ना तो ऐसे उंगली आ जाती है, तो यहां से ऐसे कर, ऐसे। फिर अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हो आप उसको, क्योंकि क्राइसिस में वो कभी भी आ सकता है। क्राइसिस में क्यों आ सकता है, क्योंकि उसके सेंसेस कमजोर हैं। इसी दौरान वो शेयरिंग सीखता है। मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारी बात बताई है, अल्लाह ने हमारे दिल को फितरत पे रखा है, वो हक पे जानता है, इंसाफ जानता है, मोहब्बत जानता है। जितनी चीजें उसमें उभराइयां हम सिखाते हैं उसको। सो शेयरिंग वो शुरू से जानता है। आप यूट्यूब पे जाके सिंपल टाइप कीजिएगा चाइल्ड शेयरिंग वीडियो या टोडलर शेयरिंग वीडियो। टोडलर शेयरिंग में आप देखेंगे माँ बाप ने 3 प्लेट लगा रखी हैं, एक में बच्चा है, एक में मम्मी इधर बैठी है, एक में पापा इधर बैठे हुए हैं। उनकी कटोरी प्लेट में ढकी हुई है, वो सब डेलिब्रेट है, यानी उन्होंने रचा है, वो सीन बनाया है। फिर वो प्याली उठाते हैं पापा, उसमें 1 टॉफी निकलती है, बच्चा उठाता है उसमें 2 टॉफी निकलती है, मम्मी उठाती है उसमें टॉफी नहीं मिलती। आप पाएंगे कि 10 में से 10 वीडियो के अंदर बच्चा या तो रोता है या अपनी 2 टॉफी में से 1 टॉफी मां को दे देता है। तो फितरत है, ये तो उसे किसी ने नहीं सिखाया, ये नेचर है। लेकिन आपको इसे डेवलप करा देना है, शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग अगर वो नहीं करेगा तो बहुत क्राइसिस में आ जाएगा। इसके अपन आगे बात करेंगे। इसी दौरान वो रहम सीखता है, क्योंकि आप उसके साथ रहम से पेश आ रहे हो, और बेसिक डिसिप्लिन। इसी दौरान वो ड्राइंग करता है, आवाजों को पहचानता है, और खेल के जरिए आप उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो।
यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उलेमा के लिए खासकर, क्योंकि मदारिस चलाते हैं और मदारिस इस बात के लिए बदनाम हैं कि, और ये सही भी है, कि वह प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करके बच्चे को सजा के मॉडल पे पहले जाते हैं। सो मोटर स्किल जानना बहुत जरूरी है और माओ को समझना बहुत जरूरी है। मोटर स्किल क्या है? मोटर स्किल ये है कि इसकी पूरी बॉडी चीजों को, माहौल को एडजस्ट कर रही होती है। जूता पहनते हुए वो 25 बार जूता उससे गिर रहा है, यानी उसकी मोटर स्किल डेवलप नहीं हुई है। खाना खाते हुए उसके चम्मच से उसके कपड़ों पे गिर रहा है, खीर है, उसका दलिया है, जो भी है, उसकी मोटर स्किल डेवलप नहीं हुई, हो रही है। इसी तरह जिस बात पे उसकी मदरसे में, स्कूल में टीचर से पिटाई हो रही है, वो क्या है? उससे अरबी में ऐन नहीं लिखा जा रहा, अंग्रेजी में उसको एम नहीं लिखा जा रहा, उससे उसकी मोटर स्किल में प्रॉब्लम है। शेप तो उसको पता है, उसको ये एम का शेप यही होता है। तो आप उसको इस बात के लिए पीट देंगे कि तुम्हारे पास मोटर स्किल नहीं है। ये आपने कैसे अज्यूम किया कि वो एन पहचानता नहीं, या एम नहीं पहचानता, या वो 10 नहीं पहचानता? आप ये मालूम करो ना, ये नहीं पहचानता। नहीं पहचानने के फिर अलग टूल्स हैं। पिटाई कौन सा टूल है? सो आप उसको सजा दे रहे हैं मोटर स्किल पे, अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ी दे रहे हो। थप्पड़ मार दिया, तुम्हें कैसे कबूतर में कहीं लिखना नहीं आ रहा, ये मोटर स्किल की प्रॉब्लम हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की नहीं। ये सब चाइल्ड साइकोलॉजी में सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ये समझते रहिए। दूसरी उम्र क्या आती है? बाल्यकाल, 6 से 12 साल, चाइल्डहुड अंग्रेजी में कहेंगे। पढ़ने लिखने, बातचीत करने की हुनर को वो बेहतर बनाता है। खेल में उसकी रुचि बढ़ जाती है। टीम वर्क और फिटनेस अगर आप उसका बढ़ा देंगे तो एक अच्छा सिटीजन बन सकता है। ये मिल जाएंगे नोट्स आपको, है ना, ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा। पजल सॉल्विंग में उसको मजा आता है। पजल सॉल्विंग में जैसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूं। जिक्सॉ पिक्चर है, एक पिक्चर है, उसके 10 टुकड़े काट के आपने फेंक दिए, उसकी पिक्चर सही से बना रहा है, या आप उससे पहेलियां पूछ रहे हैं, या आजकल तो मोबाइल में गेम आ गए हैं, तो वो गेम भी खेलता है और वो पजल्स के गेम खेल रहा है, तो इसका मतलब उसका दिमाग ठीक है। मोबाइल उसको फिर भी नहीं देना है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? आसान जबान में क्रिटिकल थिंकिंग का सीधा मतलब ये होता है, ये सोच लेना कि आप क्या सोच रहे हैं, या ये अज्यूम कर लेना कि प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, या ये मान लेना कि 10 बजे रोज मेरा ड्राइवर मुझे लेने आता, आज 10:10 हो गए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। गाड़ी पंक्चर हो सकती है, ड्राइवर साहब का तबीयत खराब हो सकती है, आज स्कूल की छुट्टी हो सकती है। ये जितने ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग है। यहाँ पर हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बच्चा इसी क्रिटिकल थिंकिंग को 6 से 12 में डेवलप कर रहा होता है। सो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का, क्रिटिकल थिंकिंग का सीधा मतलब है ये अज्यूम, ये अंदाजा लगाना कि इस बात के कितने रुख हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। कोई भी बात सिंगल नहीं होती है, उसके मल्टीपल फैसेट होते हैं। और इसीलिए मैं एक आमतौर पे एक बहुत आम जुमला बोलता हूं, जो सड़क दिल्ली से गुड़गांव जा रही है, गुड़गांव से दिल्ली वापस भी आ रही है। आपका मुंह किधर है, आप वैसी बात कर रहे हो। गुड़गांव की तरफ दिल्ली का मुंह कहोगे ये सड़क दिल्ली जा रही है, दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मुंह कहोगे सड़क गुड़गांव जा रही है। बात एक ही है, जुमले दो हैं। क्रिटिकल थिंकिंग। सो आपको बैक वक्त पता होना चाहिए कि सड़क दो तरफा है, सिर्फ यहां से गुड़गांव नहीं जा रही। यही क्रिटिकल थिंकिंग है। और क्रिटिकल थिंकिंग 6 से 12 में डेवलप होती है। इसमें माँ बाप का बहुत रोल होता है। वो आपकी बातें सुनते हैं, उससे वो अंदाजा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आपके पापा के पास, बच्चे के पापा के पास, आपके पास कोई फोन आया कि भाई वो शादी का प्रोग्राम था, वो कैंसिल हो गया। आपने पूछा क्या हो गया? कि नहीं वो कुछ मामला बैठ नहीं रहा, हॉल की बुकिंग नहीं हुई, ये नहीं हुई। तो आपने उधर से पलट के कहा स्पीकर पे बात कर रहे हैं, अरे हमसे कह देते, हम आपके कोई हॉल बुक करा देते, ये वो। बच्चे को उसी टाइम वो ट्रेनिंग ले रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छा कोई काम ऐसे भी बनाया जा सकता है, खराब होने पे ये, अब इसी चीज को वो डेवलप कर लेगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी अनटैप को अज्यूम कर लेना, जो आपके ख्वाब में नहीं है उस चीज के बारे में सोच लेना, वहां तक पहुंचा देना अपने आप को, एक क्रिटिकल थिंकिंग है। ये बच्चे में 6 से 12 में डेवलप होती है। और छोटे छोटे कामों में आप उसको हिस्सा दें, जिम्मेदारी उसको दें। कतन 5 साल के बाद बच्चे को हाथ से खाना मत खिलाइए, चाहे जितना नुकसान करे। माओ से सबसे बड़ी गलती ये होती है,
2.5 साल के बाद भी बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसकी मोटर स्किल को रोक रहे हैं आप। और 2.5 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। आप अमेरिकन पेरेंट्स की वीडियो देखिए ना, 1.5 साल 2 साल के बाद में देते ही, खाना खिलाते ही नहीं अपने हाथ से। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। पहला तो जैसे मैंने कहा मोटर स्किल, दूसरा ये खाना, भूख किसको लगी है तुम्हें, तो इस पेट कौन भरेगा, मैं, तो भरो। सो ट्रेनिंग क्या हो गई, ट्रेनिंग ये हो गई कि जिस दिन माँ और बाप नहीं रहेंगे उस दिन तुम अपने आप से खाना खा सकते हो। आपने उसको इसके अहल भी तो बना दिया, आपने उसको ये ट्रेनिंग भी तो दे दी। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि माँ बाप नहीं भी रहते हैं, अब चाहे आप वो कहीं और चले जाएं, माँ बाप कहीं और चले जाएं, या माँ और बाप जाके सो गए कब्रिस्तान में, तो क्या ऐसा होगा नहीं क्या? सो ये लाड़ नहीं है, प्यार नहीं है। आप न सिर्फ उसकी मोटर स्किल को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप उसको इंडिपेंडेंट सोल में कन्वर्ट होने से भी रोक रहे हैं। इसी दौरान कला, आर्ट में उसका हाथ आजमाता है वो या आजमाती है, उसी में आप उसको आगे बढ़ाते हैं। कोडिंग सीखता है वो, कोडिंग। और कोडिंग में सबसे खराब एग्जाम्पल हमारे मुआशरे में जो है वो मैं बता देता हूं, लोगों के खराब नाम रखना, जिसमें फौरन पता चल जाता है कि इसने अगर कालू कहा तो वो कौन है। नाम उसका मोहम्मद नजीर है। बैड कोडिंग। गुड कोडिंग भी होती है। गुड कोडिंग ये होती है कि लगता है कि आज बारिश हो सकती है। गुड कोडिंग क्या है? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की जो उसने तारीफ बयान कर दी, सना बयान कर दी है, तो ये भी कोडिंग का पार्ट है। तो उसे ये पता होना चाहिए कि अगर ये मर्सी, ये रहमत के तौर पे बारिश बरसेगी तो ये रहम किसका है? कोड है। तो सुभान अल्लाह नहीं बोला आपने, उसे कोडिंग सिखाई है फेथ की। सो ये चीज भी वो अज्यूम करता है अपनी 6 से 12 की एज में। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां हम गालियों से, लोगों के बुरे नामों से, जगहों के खराब नामों से अपने आप को बचाएं और गुड कोडिंग उसमें ट्रांसफर करें। और गुड कोडिंग के और भी बहुत सारे टूल्स हैं। प्रोग्राम ये आपका बहुत टाइट है, वरना मैं आपको बहुत सारी चीजें खोल के और बताता। गार्डनिंग, उसको बताइए कि, है ना, जैसे अगर आपके पास गार्डन है कुछ भी, तो उसे बताना चाहिए हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। ये जो तुम पूरी जिंदगी में जो कई टन ऑक्सीजन पी जाओगे, इसके लिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 0 है, कुछ नहीं किया तुमने इसके लिए। तो पीने का पानी और नहाने का पानी जिस बेतरह तुम इस्तेमाल करते हो, ये जो एनवायरमेंटल सेंसेस है हमारे, जो कि इस्लाम ने हमें बहुत पहले सिखा दिए थे, हमने उसमें ट्रांसफर नहीं किए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ आपके बच्चे पे दुनिया खत्म नहीं हो रही है ना, पोता पोती भी तो आएंगे आपके, तो वो अपने औलाद के लिए क्या छोड़ के जाएगा। जैसे आपने भी पिछले दिनों खबर पड़ी होगी कि भारत में लगातार गर्मी बढ़ रही है और ये हीट का गोला बन रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है हम लगातार जंगलों की कटाई कर रहे हैं। अब ये अगर मान लीजिए आपके सामने चीज आई है, प्रॉब्लम आई है, इसको आप अपने बच्चे के साथ जैसे डिस्कस करेंगे, उसकी एनवायरमेंटल समझ बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, अपनी एक जिम्मेदारी लेगा। और हुजूर की एक हदीस का मफहूम अगर मैं बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये है कि भाई क़यामत वाक़ई हो जाए वहां तक पेड़ लगाओ, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सो एनवायरमेंटल उसकी स्टडी बहुत जरूरी है। वो अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है तो भी वो एक सेंसिबल स्टूडेंट, सेंसिबल सिटीजन नहीं है। इस वक्त दुनिया में जो कचरा है, कचरा वेस्टेज है, उसमें सबसे बड़ी पार्ट किसका है पता है आपको? करीब 60% कपड़े का पार्ट है। और कपड़ा हम इतना ज्यादा खरीद रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो क्या हम घरों में बातें कर रहे हैं? कचरे का अगर वो छांटा जाए तो उसका 70% कपड़ा निकल रहा है। वो कपड़ा जिसकी जरूरत ही नहीं थी, पहना फेंक रहे हो, पहना फेंक रहे हो। तो ये डिस्कशन अगर आप उसमें कर रहे हो तो उसमें एक सेंस पैदा हुआ, अच्छा एनवायरनमेंट ये ये कैसे बनता है, कपड़ा और हम हमारी रिलेशनशिप क्या है, कपड़ा कचरा क्यों नहीं इकट्ठा होना चाहिए, कचरा हो गया तो इसका कैसे निस्तारण होना चाहिए। ये एनवायरमेंटल सेंसेस। वो तो देख रहा है अब्बू बाथरूम में घुसे थे 12:18 पे और आए हैं 1 बजे, कितना 250 लीटर पानी ठोक दिया उन्होंने। हुजूर की सुन्नत क्या है? 5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। तो भाई साहब ये तो पानी तो मतलब ये भी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। आप सिर्फ एनवायरमेंट और
और स्टूडेंट मेरे सामने बात करेंगे, मुमकिन है मैं 7 दिन तक बताता रहूं आपको कि आपके बच्चे में और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है। बहुत जरूरी बातें हैं ये, क्योंकि इसके बिना वो सेंसिबल सिटीजन नहीं बन सकता। आप एयरलाइन का टिकट बुक कीजिए, आपको मालूम है जितनी फैसिलिटी आती है उसमें ये भी आता है कार्बन एमिशन कितना होगा, ये फ्लाइट जब उड़ेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में कितनी छोड़ेगी। तो अगर आप सेंसिबल हैं, आप चाहते हैं कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़े, तो आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़िए, पैसे आपके ज्यादा लगेंगे। आपका बच्चा अगर एनवायरमेंटली उतना सेंसिबल है, आगे जाके ये भी तो मुमकिन है कैरियर के तौर पे वो अपने आप में एनवायरमेंट साइंटिस्ट बन जाए और इस जमीन को बचाने, और हो सकता है ये उसकी कोशिश उसके लिए बख्शिश का सामान हो जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। खैर, इसी दौरान वो क्राफ्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग जैसे शौक उसमें आएंगे, उसको सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना है। फिर उसमें अखलाकियात, हमदर्दी, ईमानदारी और इज्जत की वैल्यू सिखानी है उसको बताना है कि दुनिया इन्हीं पॉइंटर्स पे चल रही है। ये दुनिया चोरी, चकारी, झूठ, भ्रष्टाचार, गीबत, नीचता पे नहीं चल रही, इकदार पे चल रही है। मुझे भरोसा था ना वांकानेर में जाऊंगा तो तुम लोग पीट नहीं दोगे मेरे को, मैं इस भरोसे पे आया हूं ना। सो ये आपकी नैतिकता पे भरोसा करके आया हूं ना मैं। अभी सब तो आप सब लोग मिलके मुझे पीट दो, मैं कुछ कर लूंगा, तो इसका मतलब ये मेरा आपका जो रिलेशनशिप है वो तो नैतिकता पे है ना, साइंस पे थोड़ी है। सो ये बात भी आपके बच्चे को, और हमदर्दी, ईमानदारी, तो उसे बताएं कि इस दुनिया को ये चीजें चला रही हैं, इसलिए तुम्हें इसको अडॉप्ट करना है ताकि तुम इसका पार्ट हो सको, वरना जालिमों में खड़े हो जाओगे, कल किसी को धमकी दोगे, पिट के आओगे। तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट, किशोर अवस्था, एडोलसेंट अंग्रेजी में कहेंगे, और 13 से 18 साल, यहां वो आजाद फैसले लेगा या लेगी, या अपने डिसीजन बताएगा आपको, इसमें ये होगा वो होगा, वो लीड करना चाहेगा, वो टीम वर्क का हुनर उसमें विकसित करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो आप मुझे कहोगे अरे हाँ ये तो हमारे घर में होता है, हमने सोचा ही नहीं कभी। आप देखेंगे कि जब हम लोग बच्चे थे, डॉक्टर साहब, हम लोग जब बच्चे थे तो माँ बाप जो लिस्ट बना देते थे तो हमारे घर में उस तरह का सामान आता था। अभी आप बच्चे की पसंद के बाहर का टूथपेस्ट लाके दिखा दो या नहाने का साबुन, मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी जो राशन की लिस्ट है ना, ग्रोसरी की लिस्ट है, उसमें बच्चे का इतना दखल बढ़ गया है, और इसे कबूल कीजिए। आपको लग रहा है ये जस्टिफाइड नहीं है, आप वहां आर्ग्यूमेंट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ये चीजें हमें इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए, इनकी ओवर प्राइसिंग है, या ये कंपनियां किसी और मुल्क में जुल्म में इन्वॉल्व है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, इसके ये दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही लॉजिक दोगे, अल्लाह ने हमारे दिल को फितरत पर रखा है, उसे कबूल कर लेगा। ओके, हम डाबर का टूथपेस्ट यूज करेंगे, हालांकि उस पर एग्री नहीं था, तो उसकी लीडरशिप डेवलप हुई है, उसका फैसले, आपने उसका फैसला भी बदलवाया है, तो आपने उसको लॉजिक दिया है, वो फैसला लेने के लायक अपने आप को समझेगा या समझेगी, उसकी आपको इज्जत करनी है। यहां उसके साथ दिक्कत ये होगी कि अब वो बच्चे से जवानी में जा रहा है, सो उसका इमोशनल क्वोशंट हिल सकता है। इमोशनल क्वोशंट, एक चीज यहां मैं आपको बोल के जा रहा हूं, और वांकानेर लाइब्रेरी में आप चाहें तो कभी और वर्कशॉप होगी तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। दुनिया को आईक्यू नहीं, ईक्यू कंट्रोल करता है, इमोशनल क्वोशंट। हम अपनी जिंदगी में जितने फैसले लेते हैं उसमें समझ का जो हिस्सा है वो 10% से कम है, 90% से ज्यादा इमोशन का हिस्सा है। सो इमोशनल क्वोशंट को समझना बहुत जरूरी है। आपको इसका एग्जांपल दे दूं मैं, परफ्यूम, आप वो परफ्यूम लेते ही नहीं हो कि जो सस्ता या महंगा, आप वो परफ्यूम लेते हो जो आपके दिल को अच्छा लगता है। छोटा सा एग्जांपल दिया, इमोशन ने डिसीजन कराया है, अकल ने नहीं। अकल पे डिसीजन कराते तो 75 रुपए का ले लेते चमेली छाप, इमोशन पे गए हो आप। सो इमोशनल क्वोशंट, और ये बहुत तेजी के साथ चेंज होता है, कब? जब वो 18 के आसपास होता या होती है। इसी दौरान अब उसको ये भी है कि करियर भी बनाना है और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी सीखने हैं। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स कौन से हैं? 5 हैं, लिख लो, क्योंकि मैं इसमें लिख के नहीं लाया हूं, आपको नोटपैड मिला है ना, इस्तेमाल करो ना, यहाँ आने की फीस भरी है आपने, नोटपैड भी मिला है, लिख भी लो। 5 स्किल कौन सी है जो उसकी जिंदगी बचाएगी और उसको चलाएगी? नंबर 1, उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए।
ड्राइविंग। नंबर 2, उसे स्विमिंग आनी चाहिए। नंबर 3, लड़का हो या लड़की, उसे खाना बनाना आना चाहिए, कुकिंग। ये लाइफ स्किल्स हैं। नंबर 4, उसे इंग्लिश आनी चाहिए, ये जिंदगी बचाने का हुनर है। और नंबर 5, उसे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ये है लाइफ के 5 मेजर स्किल्स। जिसे ये 5 स्किल नहीं आते हैं, मैं समझता हूं वो आदमी खतरे में है। खाना बनाना, ड्राइविंग, स्विमिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये लाइफ स्किल्स हैं। ये लाइफ स्किल्स के लायक भी, क्योंकि मोटर सेंसिंग तो बचपन में थी ना, आयन नहीं लिखा जा रहा था उससे। अभी वो गाड़ी चलाना सीखना चाह रहा है, तो आप उसकी ये सारी चीजें कंप्लीट करा दें। 18 का जैसे ही उसके पास लाइसेंस हो जाए, कोशिश कीजिए कॉलेज में आने से पहले उसके पास में एक लैपटॉप हो जाए, वगैरह वगैरह। अभी हम साइबर डिटॉक्स वगैरह की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। इसी दौरान वो थोड़ी डिबेट भी सीख जाता है, वाद विवाद, मुबाहिसा, और ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है या चाहती है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना उसकी सोल की जरूरत है, उसकी रूह की जरूरत है। वरना तो मैंने ऐसे ऐसे फैमिलीज देखे हैं, माँ बाप ने पूरी जिंदगी बच्चों को डोमिनेट किया, माँ बाप चले गए, बच्चे दब्बू बन के रह गए। अब उनकी औलाद है, उन पे हुकूमत कर रहे हैं, तो बेचारा इधर भी पिटा इधर भी पिटा। तो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको सुनना ही पड़ेगा अगर आप उसे एक अच्छा सिटीजन बनाना चाहते हैं। वॉलंटियरिंग का मतलब ये होता है, वो जाके बोलना चाहता है मेरे दोस्त की बहन की शादी है और अम्मी मैं वहां पे मेहमानों को खाना खिलाने के काम में मेरी ड्यूटी लगेगी। सो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड 2 बातों के। नंबर 1, खाना खा लेना। नंबर 2, नमाज मत छोड़ना। ये 2 शर्तें पूरी कर रहा था, वॉलंटियरिंग में आड़ में क्यों आ रहे हो उसके आप? और वॉलंटियरिंग आप रोक दोगे तो आपके काम कौन संभालेगा? ऐसा दुनिया में कोई कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उसका डिविडेंड आ गया हो? ऐसा होता है क्या? आपने टाटा के शेयर नहीं लिए, टाटा ने डिविडेंड बांटा था, आपके अकाउंट में 5 लाख आ गए, ऐसा होता है क्या? सो वॉलंटियरिंग तो डिविडेंड है, और डिविडेंड सिर्फ उसको मिलता है जो इन्वेस्टर है। स्टॉक मार्केट की भाषा में समझ लो। सो वॉलंटियरिंग भी बोला है, लाइफ में बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा वॉलंटियरिंग मैंने देखा गर्ल्स स्टूडेंट में, बच्चियों में देखा है ना। सहेली की शादी, वहां पहुंच गए, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई उसको कुछ नहीं तो पूड़ी छान देंगे हम तुम्हारे, क्या हो रहा है, गोटा गोटा किनारी लग रही है, लो हम भी लगा दे। ये दिखने में छोटी बातें हैं, बट आप वॉलंटियरिंग, आप डोनेट कर रहे हैं अपना श्रम, और उसके बदले आपको रिटर्न होके मिलेगा। सिंपल। 21वां लाइब्रेरी है, ये 15 लोग जूझ रहे हैं, 16वां आदमी इनको नहीं मिलेगा अगर, तो ये तो एक दिन इन 15 लोगों के साथ ही आइडिया कोलैप्स हो जाएगा ना। आप ही चलाते रहोगे, पट्टा लेके आए हो क्या? सो वॉलंटियरिंग, आप नए आदमी नहीं जोड़ोगे, उसमें नई एंट्री नहीं करोगे, पुराने लोग एग्जिट नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा? ये दुनिया तो वॉलंटियरिंग पे चलती है। आपका बच्चा भी वॉलंटियरिंग। और फिर बता दूं मैं, ये मेरा कोटेशन है, आप याद रखिएगा इसको, और बहुत काम की बात है। अल्लाह ने खुशी हासिल में नहीं, कुर्बानी में रखी है। मैं मोबाइल ले लूं इसमें खुशी नहीं है, मैं अपने अपने बड़े भाई को मोबाइल गिफ्ट कर दिया इसमें खुशी है। आप नया जूता खरीदेंगे इसमें खुशी नहीं है, अपने बच्चे के लिए नया जूता खरीदेंगे इसमें खुशी है। वॉलंटियरिंग डोनेशन है, अल्लाह ने हासिल में नहीं, उससे बड़ी खुशी कुर्बानी में रखी है। और ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन के अभी मुफ्ती साहब ने, जितने आपने उनके कुरान में जो रेफरेंस है उससे आपने सुना, और ये महीना भी ईद उल अज़हा का आने वाला है, हाजी हज करेंगे, वहां कुर्बानियां देंगे, और हम एक नबी की इतनी बड़ी कुर्बानी और उसकी पूरी सुन्नत को अदा करेंगे, तो कुर्बानी में खुशी रखी है अल्लाह ने। वॉलंटियरिंग इज अ पार्ट ऑफ डोनेशन, कुर्बानी का हिस्सा है वो, और रिटर्न होके मिलता है आपको। ओके, और क्या सीखता है बच्चा इस दौरान? सामाजिक सेवा आ गया, डिजिटल लिटरेसी सीखता है। इसी बीच में वो अपने स्नैपचैट के अकाउंट बनाएगा, इंस्टाग्राम के बनाएगा, यूट्यूब पे हो सकता है वीडियो डाले नहीं डाले, ईमेल बना लेगा अपनी, उसमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, लंबा सब्जेक्ट है। बट डिजिटल लिटरेसी में आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इससे गड़बड़ हो सकती है बच्चे से, और ये अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट है। डिजिटल लिटरेसी चाइल्ड एंड यू, डिजिटल लिटरेसी प्रोजिनी एंड ए फैमिली, डिजिटल लिटरेसी संतान और आप, क्योंकि गड़बड़ होने के फुल चांस है। कोई उसको हैक कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, बाहर उसको ब्लैकमेल कर सकता है, गलत काम में इन्वॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट है, और आप उसे डिजिटल जाने से रोक भी नहीं पाएंगे। आप रोकेंगे वो चोरी छुपे अकाउंट बना लेगा।
सो एक लंबी डिबेट है, बट डिजिटल लिटरेसी इस एज में उसके एंट्री कर जाती है। और रचनात्मकता और खोज जी, जब बच्चा जवान हो जाता है तो वो एक पेशे की तरफ बढ़ता है, पैसे की समझ अपने अंदर डेवलप करना चाहता है और कोई एक स्किल की तरफ जाता है। बीटेक कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, कुछ भी जो भी है उसकी तरफ हो जाएगा, आपको उसको सपोर्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट सीखता है क्योंकि उसे ये समझ में आ गया कॉलेज के और मेरे स्कूल के दिन खत्म हो गए, मजे के दिन खत्म हो गए, भैया अपने तरीके से चलेंगे तो लाइफ में कुछ बनेंगे, क्योंकि वो अपने कंपटीशन कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ। उसका वहां एडमिशन हो गया, वो वहां पहुंच गया, वो इतने पैसे कमाने लग गया, मैंने नहीं कमाया। ये जो कंपटीशन उसमें आता है वो 18+ में आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसी को पता चल जाता है मेरा एडमिशन वहां नहीं हुआ तो मुझे कैसे लेना है, या मेरे दोस्त ने स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के इतने कमा लिए, मैं नहीं कमा पाया, या हम गरीब क्यों है, मेरा दोस्त अमीर क्यों है। पॉजिटिवली वो अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है? 5 चीजें तो वो जो मैंने पहले बताई, और पैसा कमाना लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रशासनिक व्यवस्था को समझना, सब लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। इंटरनेशनल ट्रेवलिंग करना लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ये लेओवर होता है, ऐसे टिकट होता है, या सिक्योरिटी होता है, ऐसे इमिग्रेशन होता है, वहां जाओगे फिर ये फॉर्मेलिटी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। 18+ बच्चा सीखने की कोशिश करता है और आपको इसमें हेल्प करनी चाहिए। इसी बीच में उसका नैतिक व्यवहार जो ओरिजिनल है वो सामने आता है। वाकई में वो गरीबों पर रहम करता है क्या, सच्चाई के साथ खड़ा है क्या, माँ बाप की इज्जत करता है क्या, नमाजी है क्या, जिम्मेदारी और डिसिप्लिन सीखता है, आपको बढ़ाना है उसको। उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके ताल्लुकात बेहतर लोगों के साथ होने चाहिए, उसका डायलॉग क्लियर होना चाहिए और उसमें नरमी होनी चाहिए। इतना होने के बाद नरमी नहीं है तो फिर पिटेगा वो। क्योंकि लोगों में ये भी देखा है मैंने कि जो बहुत काबिल होते हैं तो स्टबर्न हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं। यहां आपकी जो सबसे बड़ी रहनुमाई है वो इस्लाम करता है। चलो भाई साहब, तो आपने क्या क्या सीखा? जो मुफ्ती साहब ने बताई बहुत अच्छी बात, नतीजे नहीं कोशिशों की तारीफ होती है, क्योंकि कोशिश एक नतीजे बन जाते हैं। वो अभी 2 टीमें खेली, एक हार गई तो मैं हारा जब तू जीता ना, मैं होता ही नहीं तो अकेले दौड़ लेते क्या ट्रेक इसमें भैया। एक दौड़ में हम 2 लोग दौड़े, मुफ्ती साहब फर्स्ट आ गए, हम सेकंड आए। अब मुफ्ती साहब ने मान लीजिए क्या कि मैं फर्स्ट आ गया था, मुफ्ती साहब मैं नहीं आता तो अकेले थोड़ी दौड़ते। सेकंड वहां मौजूद है तो आप फर्स्ट है ना भाई। रोशनी जिसको कहते हैं कि रोशनी क्या है, कि अंधेरा क्या है, कि अंधेरा कंटिन्यूटी है, ये है ही, रोशनी आगे से ब्रेक करता है। सो रोशनी को पहचानने के लिए अंधेरे की जरूरत है ना। जितना ज्यादा घूप अंधेरा उतनी छोटी रोशनी बड़ी बन जाती है। रोशनी नहीं है तो उसके एब्सेंस में तो अंधेरा तो है ही। सो आपको अपने बच्चे को उसकी कोशिश की, और कोशिश जो होता है उसका मतलब ये होता है कि वो बेशक 2 नंबर या उससे पीछे है, लेकिन उसकी मौजूदगी थी, इसलिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट कहलाने का मौका मिला। तुम न हट जाओ, काय का फर्स्ट है, ये सिखाइए, कॉन्फिडेंस आता है इससे। दूसरों से कभी तुलना नहीं करनी है आपके बच्चे की। मेडिकल साइंस ये कहती है कि हर शख्स अलग है। अभी आजकल आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल आपकी आंखों की फोटो ले रहे हैं, नोटिस किया आपने? हाथ खड़ा करो मेरे भाई और बहन, कौन कौन है जो एयरपोर्ट पे गए और उनकी आंखों की फोटो ली। आंखों की फोटो ले रहे हैं ना आजकल, हाजियों की भी ले रहे हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में ऐसा हुआ आपके साथ? किसके साथ हुआ? कोई आदमी हाथ खड़ा करे, हुआ ना जी। अब आप मुझे बता दो ये क्या था? मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपकी आंखों में नसें मिलके आपकी आंखों में एक नक्शा बनाती हैं, जो इस अंगूठे के नक्शे से भी ज्यादा यूनिक है। इसे आइरिस कहते हैं अंग्रेजी में, IRIS। ये आइरिस यानी आंखों में बारीक बारीक नसों से बनने वाला जो जाल है, उसका जो नक्शा है, वो किसी एक इंसान का दूसरे से नहीं मिलता। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? हर इंसान जुदा है। जुदा का मतलब क्या हो गया? हर इंसान यूनिक है, अनोखा है। तो आपका बच्चा अनोखा नहीं है, तो आपने कैसे कह दिया कि अब्दुल लतीफ जी के बच्चे का बीटेक में एडमिशन हो गया, वो होशियार चंद है और तू बेवकूफ है? मेडिकल साइंस तो ये कह रही है कि इसकी आइरिस अलग है, ये डिफरेंट आदमी है उससे, और आपने दोनों को एक साथ तोल दिया।
अगर ऐसा नहीं होता तो आइरिस की फोटो से कैसे पता चल जाएगा? वो आंखों की फोटो नहीं ले रहे हैं भाई साहब, आपकी आइरिस उठा रहे हैं, आपकी आंख का नक्शा उठा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है 9 अरब लोगों में भी एक आदमी की आंख का नक्शा दूसरे से नहीं मिलेगा। 9 अरब लोगों में, अभी तक ये साइंस ये कह रही है 9 बिलियन लोगों में भी किसी एक आंख का नक्शा दूसरे से नहीं मिलता। सो मेरा ये कहना है कि जब साइंस आपसे बात कर रही है तो आपने कैसे अपने बच्चे की दूसरे से तुलना करके ये मान लिया कि तुम्हारा बच्चा खराब है? एक फॉर्मूला कहां से लाया आप? साइंस तो ये कह रही है वो उससे अलग है। तो जब वो उससे अलग है तो आपने कैसे मान लिया कि लोहे जैसा ही मेरे बच्चे को होना चाहिए? हो सकता है ये कॉपर हो, गोल्ड हो। अब केमिस्ट्री के फॉर्मूले के हिसाब से मैं बताऊं तो आप तो आयरन लेके बैठे हो। नहीं, अब्दुल सत्तार जी का लड़का आयरन है, तो आयरन क्यों नहीं है? अरे ये गोल्ड है। जब तुम्हारे पास निगाह ही नहीं है, जब तुम्हारे पास आइरिस खींचने का फोटो ही नहीं, मशीन ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, तो आपने कैसे तय कर लिया कि तुम्हारा बच्चा खराब है? और ये इसके बहुत डेंजरस रिजल्ट्स आते हैं, हत्ता कि बच्चा खुदकुशी करने की तरफ चला जाता है। और उसमें जो माँ बाप का सबसे बड़ा गलती होती है वो क्या होती है? कंपैरिजन। कंपैरिजन डेडलीस्ट टूल है। अपने बच्चों पे कभी मत आजमाना कंपैरिजन को। डेडलीस्ट टूल है। डेडलीस्ट का मतलब क्या है? उसको मौत तक ले जा सकता है। नेवर कंपेयर। कंपेयर मत करना। कंपैरिजन बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। कंपैरिजन को तो आजमाना, हाथ ही मत लगाना कभी आप। ये जो आदमी आपके सामने भाषण दे रहा है 2 बार फेल है, मेरी माँ ऐसा करती तो मैं यहां ज्ञान दे रहा होता क्या? अभी उसने क्या कहा मुझे? तेरे 10th में फेल हो गया। बोला हाँ, तो तेरे साइंस नहीं समझ में आएगी ना बेटा। हाँ, आर्ट्स ले ले। ऐसे तो फिर मतलब साइंस के जितने बच्चे थे वो सब होशियार होते, तो मैं तो मूर्ख घोषित हो जाता। असल में ये है कि मेरे मेटल के बारे में पता नहीं था, और वो मेरी माँ या मेरे फैमिली की वो अलग इश्यू है कि वो ऐसा क्यों हुआ। वो जमाना अलग था, 80s का जमाना अलग था, ये दौर अलग है। हम थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे। बट ये जान समझिए आप, कंपैरिजन नेवर, कभी मत करना किसी के साथ तुलना अपने बच्चे की। खतरनाक नतीजे आएंगे इसके। कुछ नहीं हुआ तो तुमसे बदगुमान हो जाएगा, दोस्तों में राहत तलाश करेगा और कहेगा मेरा बाप खराब आदमी है। गुनहगार भी हो रहा है, फैमिली भी टूट गई आपकी। सो इससे बचिए। गलतियों से सीखने का उसको मानो। तेरे से गलती हो गई, बोला हाँ तो क्या हो गया? गलती उससे होती है जो करता है। प्यार के साथ उसे आप जो डिसिप्लिन है वो सिखाइए। सवाल पूछने की आजादी मत छीनिए उसकी। उसे ये तक सवाल पूछने की परमिशन आपको देनी पड़ेगी कि पापा तुम गुटखा क्यों खाते हो? ये तो आपने उसे चुप करा दिया। चुप कराने का मतलब क्वेश्चन थोड़ी किल हो गया। स्पीकर के तार निकाल दिया आपने। कंप्यूटर में जाके देखोगे तो फाइल तो प्ले हो ही रही ना। अरे एक लैपटॉप है, यहां से म्यूजिक चलाया आपने, ठीक है जी, और वो लाउड म्यूजिक के वायर जा रहे हैं स्पीकर में, इधर से गाना बज रहा है, आपको पसंद नहीं गाना, आपने स्पीकर के तार खींच दिए। लैपटॉप में जाके देखो ना, फाइल तो अभी भी प्ले हो रही है। वो इको नहीं हो रही। सो क्वेश्चन पूछने की अथॉरिटी आप मत लीजिए उससे, क्योंकि क्वेश्चन किससे आता है? जिज्ञासा से आता है। जिज्ञासा का मतलब क्या? क्यूरियोसिटी। दिल में उसके कुछ ऐसी बात है, राज जानना चाहता है। वो समझना चाहता है कि ऐसा इस पान मसाले में क्या है, इस लुत्फ से तुमने मुझे तो दूर कर रखा है, खुद मजे ले रहे हो। तो अगर ये जन्नत के राज पहुंचाने का रास्ता है तो हम इससे दूर क्यों है? थोड़ी विमल हमें भी मिले। पर हम ऐसा क्यों नहीं करने देते उसे, मालूम है? ऐसा क्योंकि वो हमें कॉपी करता है। हम चाहते हैं, हम मुफ्ती साहब वाली बात, हम चाहते हैं उसे हम जबान से ठीक कर दें, जबकि वह किरदार से ठीक होगा। चलो जी, पीछे वापस आना, पीछे आना, वापस पीछे आना। अरे पीछे, आगे चले गए भाई साहब। अरे पीछे गुरुजी, पीछे क्या कर रहे हो गुरुजी? पीछे आओ, और आगे चले गए। अरे बैक बटन भी तो है, बैक बटन नहीं है इसमें? अरे बैक स्पेस बटन गुरुजी ये रहा, इसको बैक बटन बोलते हैं। ठीक है, हाँ दबाओ। आपने तो फाइल ही सेलेक्ट कर दी। और आओ, बैक आओ, बैक आओ ना। तब तक आप मेरे से अगर मतलब हाँ,
और पीछे, हाँ ठीक है यहीं रुकना है ना। चलो क्वेश्चन पूछे सीखने और उसके भावनात्मक सहारे के लिए उसे अच्छा माहौल दें। अभी आगे चलिए, एक प्लेट आगे जाना बस है, अगले, हाँ आगे चलो, जल्दी चलो, ये पीछे चले गए आप, आगे जाओ और आगे। बस बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं? जल्दी जल्दी वो आपका अटेंशन चाहते हैं, वो निराश है, तनाव में है, उनकी आप बात नहीं सुन रहे, वो थकान में है, लेकिन वो कन्वर्ट किसी और रूप में कर रहा है, उसे भूख लगी है, वो अपनी आजादी को आजमा रहा है कि उसकी बात चलती है कि नहीं चलती है घर में। जिसे तुम जिद समझते हो वो चेक कर रहा है, अब्बू मेरी कितनी बात मानते हैं। और क्या क्या हो सकता है? स्कूल से कहीं से वो दबाव लेके आया है, वो प्रेशर रिलीज नहीं कर पा रहा है, आपको लग रहा है कि ये बदतमीज है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये इधर लिखा हुआ मैंने, आप पढ़ लेना आगे। ठीक है, आगे बढ़ो जी। आपके बच्चे की और पेरेंटिंग की और उसकी कामयाबी के बीच के कुछ दस्तूर है, वो अभी तक मैंने जो आपको बताया उससे आप समझ जाओगे। आगे चलो, ये मिल जाएगा आपको, आप पढ़ लेना इसको ना, और आगे चलो। वही मुफ्ती साहब ने जो बोला, डू और डोंट की लिस्ट, क्या करना है क्या नहीं। बच्चे पढ़ाई प्रोफेशनली बेहतर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें लगता है उनसे मोहब्बत की जा रही है, उन्हें समझा जाता है, उनकी तारीफ होती है और वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मौका आपको देना है। क्या नहीं करना है? प्रोफेशनली उन्हें फेल हो जाते हैं कब? जब उन पे प्रेशर बिल्ड करते हो, जब उसके किसी साथी से उसकी तुलना करते हो, जब उसके हर फैसले को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और ये समझते हो कि मार्कशीट में छपे हुए नंबर ही सब कुछ होते हैं। मेरी माँ ऐसा मान लेती तो मैं ज्ञानी बाबा बन के खड़ा होता क्या? अभी 2 बार हुआ ऐसा, 2 बार धोखा दिया मैंने अपनी माँ को। 10वीं में दिया, फिर 12वीं में एक बार और दिया, लेकिन उसे ऐसा लगता था। 12वीं की वजह कुछ और थी, मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। बट आप ये समझिए बात को, है ना। चलो जी आगे चलो। अच्छी कामयाबी क्या है? वो कॉन्फिडेंट इंसान बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, ताकि इस देश के, मिल्लत के, समाज के आपके काम आए। और भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली वो इंटेलिजेंट हो, ईक्यू, इमोशनली कोशेंट हो। हम ईक्यू के साथ जीते हैं भाई साहब, आईक्यू का कोई पार्ट नहीं हमारी लाइफ में। मैं सही बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा नहीं हो तो सुबह से शाम तक हम अपना एंटरटेनमेंट क्यों कर रहे हैं? 6 घंटे रील कौन देखता है दुनिया में? बिकॉज योर ईक्यू इज वीक, आपका इमोशनल क्वोशेंट खराब है। कितना ठीक ही देखोगे? खुशी ही तलाश कर रहे हैं ना हम, खुशी के गुलाम है ना हम। ये जो खुशी की गुलामी है हमारी, और मैं फिर कह रहा हूं, खुशी अल्लाह ने कुर्बानी में रखी है, हम हासिल की तरफ भाग रहे हैं। ये और 25 रील देख लूं तो शायद खुश हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे। रास्ते का पत्थर हटा के ही खुशी हो पाओगे। अम्मी के पांव में बैठ के और उससे माफी मांगने पे ही खुश हो पाओगे। बीवी से पूछ के ही खुश हो पाओगे, क्या तू मेरे साथ आने के बाद खुश है? कोई ऐसी कमी जो तेरी मां के घर में थी और मैं न पूरा कर सका? कुर्बानी। अरे भाई साहब, ये तो देखो क्या बोलूं मैं आपको, बात लंबी हो जाएगी। आप अपनी बीवी के साथ कैसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये आपके बच्चे की आने वाले दाम्पत्य जीवन को सेट कर रहा होता है। उसकी अज़दवाजी जिंदगी, उसकी मैरिटल लाइफ इस बात से तय होगी, मेरे बाप और मेरे मां के रिलेशनशिप कैसे। क्या आप बात कर रहे हो? 100% वो कॉपी करता है या करती है। एक काम की बात बता दूं आपको, ऐसा आमतौर पे होता है, ये मेरी बहनें भी सुन लें। एक समाज में एक मकूला चलता है, स्टेटमेंट चलता है, वो क्या है? बाप बेटी से ज्यादा प्यार करता है, मां बेटे से ज्यादा प्यार करती है। सुनी है ना आपने ये लाइन? या आपने सुना होगा कि बाप बेटी से ज्यादा अटैच है और मां बेटे से ज्यादा अटैच है। अब इसकी सच्चाई खोल दूं आपके सामने। बेटी बाप की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करती, इसलिए उनमें प्यार है। और मां बेटे की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करती, इसलिए मां प्यार है। दोनों जगह मर्द जीत रहा है। अब सवाल क्या है? सवाल इसमें यह है कि फिर तो आधी बात है, पूरी बात क्या है? इंसान चाहे क्रॉस जेंडर में प्यार ढूंढे, बीवी में, मां में और बहन में, एक मर्द होने के नाते, बेटे में, बाप में और भाइयों में, औरत होने के नाते, चाहे वो मोहब्बत क्रॉस जेंडर में ढूंढे, कैरेक्टर सेम जेंडर से लेके आती है। मेरी मां कैसी थी वो ऐसी बनती है, मेरा बाप कैसा था वो मर्द बन जाता है। पूरी बात ये है भाई साहब। आधी बात क्या है? क्रॉस जेंडर में प्यार होता है। पूरी बात क्या है? कैरेक्टर सेम जेंडर से आता है।
सो जो सलूक आप अपनी बीवी के और मां और बहनों के साथ कर रहे हैं, आपका बेटा वैसा ही करेगा। कैरेक्टर आपसे ले रहा है, प्यार मां से ले रहा है। यह है पूरी बात। वरना क्या वजह है? अभी मैं आपको वांकानेर के 100 घरों का सर्वे कर लूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं किसी घर में नहीं घुसाऊंगा। 100 घर में से 100 लड़के हैं, 100 के 100 बच्चों को खाना बनाना नहीं आता। तो तुम मां से प्यार था तो उसको रोज खाना बनाते देख के खाना बनाना सीखा क्या तुमने? ये जो पराठे और ये जो लस्सी और इसके जो मजे उड़ा रहे हो तुम, तो तुम्हें आता है क्या खिचड़ी बनाना? मेरी तरफ मत देखना भाई, हो मैंने सीखा है, समझो। जबकि मैं इसे क्या कह रहा हूं, लाइफ सेविंग स्किल। और लड़के को खाना बनाना नहीं आता, तो ये कहां से आया? और लड़की 13 साल की बच्ची गोल रोटी कैसे बना ले रही है? सोचा कभी आपने? कैरेक्टर मां से कॉपी कर रही है, उसे लगता है ऐसा यही सर्वाइवल है मेरा। प्यार चाहिए, बाबा के पास चली जाएगी। लेकिन रोटी बनानी उसे 13 साल में आ गई। यहां 13 साल के लड़के को यही नहीं पता है कि सुबह फजर की नमाज छूट रही है और 9 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। क्यों? बाप भी सो रहा है इसलिए। समझो भाई, ये साइंस है पूरी। कैरेक्टर सेम जनरेशन सेम जेंडर से आएगा, मोहब्बत क्रॉस जेंडर से आएगी। लाइफ सेविंग स्किल नहीं आ रही है। बहरहाल, नैतिक और दयालु पेशेवर। ओके जी, आगे चलो। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। अगली प्लेट पे आओ। हाँ, और आगे जाओ, आगे जाओ भाई जी। पीछे जा रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो, फिर अभी आगे आ गए, फिर आगे और आगे चलो, और चलो, और चलो, रुक जाओ। ये मेरा इंस्टाग्राम का QR कोड है। किसी को ऐसा लगता है कि भाई साहब हम आपसे और बात करना चाहते हैं, पूछें, सो आप या तो फॉलो करना चाहें, आपकी मर्जी है, और वरना आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं जब भी देखूंगा तो कोशिश करेंगे कि हमारी इंस्टाग्राम कॉलिंग से बात हो जाए। आपकी कोई प्रॉब्लम हो पर्सनल, क्योंकि देखिए पर्सनल चीजें अलग होती हैं। अभी आप यहां भी कुछ सवाल पूछोगे ना, वो डिफरेंट है आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से, मैं जानता हूं। क्योंकि ग्रुप जितना छोटा होता है, यानी फैमिली एक छोटा ग्रुप है, फिर इंडिविजुअल ग्रुप क्या है, हस्बैंड वाइफ का। वो जो टॉक होती है वो 4 बच्चों के बीच बैठ के थोड़ी होती है। ग्रुप जितना बड़ा होता है उतनी क्वेश्चन की नौयत बदल जाती है। सो अभी हम एक यहाँ पे एक पूरी असेंबली में बैठे हैं, सभा हो रही है, और इसमें आपके क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। आप मेरे से इसके अलावा कोई पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो करके या डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी कोई सवाल हो तो पूछो आप। टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मैंने जल्दी समेटी है चीजों को ना जी। है कोई? उधर भी भेज सकते हो आप माइक। कोई नहीं क्वेश्चन वही तो नोट कर रहा है। वो पीछे एक हाथ खड़ा कर रहा है भाई, हमने माइक आप सुन दिया। हाथ खड़ा कीजिए, माइक पहुंच जाएगा आपके पास जी। जल्दी जल्दी है। बारह बज गया है। एक माइक एक उधर दे दीजिए, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। बच्चे को हॉस्टल में किस एज में भेजना चाहिए? आप दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस मीडियम में उसको पढ़ाना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश मीडियम? दोनों सवालों के जल्दी जवाब दे देता हूं। जब तक जरूरत ना हो उसे स्कूल से पहले हॉस्टल में मत डालिए। कारण क्या है? उसकी बॉडी और उसका माइंड शेप ले रहा है, और आपने ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी है, हॉस्टल वार्डन को, उसके दोस्तों को, तो उसके पथ भ्रष्ट होने के ज्यादा चांस हैं। अब जब तक कोशिश कीजिए 12th से पहले यानी स्कूल तक उसे हॉस्टल में ना डालना पड़े। मैं इसका भी एक और शॉर्ट सॉल्यूशन बता दूं आपको। मान लेते हैं कि आप एक ऐसी जगह हैं जहां से ज्यादा अच्छी एजुकेशन दूसरे शहर में मिल रही है। मिसाल के तौर पे आप वांकानेर हैं, आपको लगता है मेरे बच्चे को नीट में सेलेक्ट करवाना है, मेरे को डॉक्टर बनाना है, तो भाई साहब ऐसा करो, अब कुर्बानी में खुशी रखी अल्लाह ने। क्या करो? धंधा समेटो अपना, कोटा में जाके कोई धंधा खोलो। यही हूं मैं, माँ का प्यार और तेरे बाप का सपोर्ट कहीं नहीं गया। कुर्बानी है ना, मैंने अपने रिश्तेदारों से मिलने की कुर्बानी दी, ले तेरे पीछे में आ गया। बताओ तो कितने माँ बाप कर रहे हैं ऐसा? मतलब वही जाए सारा लोड बच्चे पे, ऐसा मत करो। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है भाई साहब, मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, बट इतना जरूर कह देना चाहता हूं आपसे, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है। आपको अंग्रेजी आती है, आप कहीं नहीं फंसते हो। और जैसे ही आप भाई जर्मन और दुनिया की 4 बड़ी जबानों के नाम लेता हूं मैं,
अरबिक, जर्मन, जापानीज, चाइनीज। इन लोगों को तो परेशानी हो रही है अंग्रेजी नहीं आने की वजह से। तो जो लैंग्वेज के बोलने वाले, लैंग्वेज कैसे तय होती है, उसका ग्रुप कितना बड़ा है, इससे लैंग्वेज तय होती है। मिसाल के तौर पे मैं कोई और ही जबान का नाम लेता हूं ना, मैं कोई छोटी जबान का नाम लेता हूं, मैं सिंगली, श्रीलंका की लैंग्वेज है, तो वहां उस जबान में वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे श्रीलंका से बाहर कदम रखते तो फंस गए ना, आपका ग्रुप छोटा है ना। सो ग्लोबल लैंग्वेज एक तो आपको आनी चाहिए और मकामी जबान भी आनी चाहिए आपको। जी, लैंग्वेज बहुत बड़ा टूल है, जबान से तो कितने काम हो जाएंगे। एक ही सवाल था। जी बोलिए। क्या है जी, देखो ना क्या हो गया माइक। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, आपने बताया नहीं कि बच्चों को मोबाइल से कैसे तरीके से दूर रख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि इसको हम अपनी जबान में बोलते हैं मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन। सो आप इस चीज को ऐसा समझ लीजिए, इस जमाने के 2026 और इसके बाद के बच्चों से आप स्क्रीन वापस नहीं ले सकते। यू कैनॉट स्नैच ए स्क्रीन विद योर चाइल्ड। आप उससे स्क्रीन नहीं छीन सकते। क्या कर सकते हो, स्क्रीन का स्वरूप बदल सकते हो। सो तरीका क्या है इसका? तरीका यह है कि जब तक वह अप टू 13 ईयर्स का हो, आपके पास में टेलीविजन होना चाहिए। भाई देखो, उलेमा की राय कुछ और हो सकती हो, मैं वैसे बता रहा हूं। और उसके बाद में उसके पास में कंप्यूटर होना चाहिए। स्क्रीन का दो सिंपल आपको मैं फॉर्मूले दे देता हूं। नंबर 1, उसके पास कभी भी स्क्रीन इंटरैक्टिव नहीं होनी चाहिए, यानी टच करने पे वो रिस्पॉन्स करे। टच स्क्रीन उसके पास नहीं होनी चाहिए। टीवी टच स्क्रीन नहीं है, कंप्यूटर की स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है। और नंबर 2, वो स्क्रीन जो लैपटॉप की हो या टेलीविजन की हो, किसी की भी हो, स्क्रीन आप उससे नहीं ले पाएंगे। अब नहीं ले पाएंगे आप उससे, अब इतना पावरफुल हो चुका है वो। दूसरा काम यह है कि वो जो स्क्रीन है उसकी, वो मिनिमम 1 मीटर या उससे ज्यादा दूर रहे उसकी आंखों से। इसका सीधे सीधे उसके माइंड, बॉडी, उसकी हेल्थ से लेना देना है। तो टीवी मिनिमम हम 3 मीटर की दूरी से देखते हैं, लैपटॉप हम करीब 1.5 से 1 मीटर की दूरी से देखते हैं। मोबाइल के साथ प्रॉब्लम, जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, वो ये कि नंबर 1, ये आधे मीटर से कम की दूरी में होता है, और दूसरा, इसकी स्क्रीन छोटी और इंटरैक्टिव है, इसलिए आपके बच्चे को इसकी लत लगती है। सो अब आप ये कहोगे कि साहब और इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका यह है कि घर में आप एडल्ट गिने कितने हैं, और एडल्ट को मैं मानता हूं सिर्फ वो एडल्ट का हक कहलाने का उसी को है जो कमा रहा है या जो बड़ा है। क्या है? आप हो गए, मतलब हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, और कोई एक बड़ा भाई है। 3 एडल्ट हैं तो घर में सिर्फ 3 मोबाइल होने चाहिए। अगर कोई 2 पुराने भाई ने मोबाइल छोड़ दिए हैं, या तो किसी को खैरात कर दो आप, या किसी गाड़ी के टायर के नीचे देके उसे नष्ट कर दो आप, और बच्चे को मत दो, या तो दे दो, किसी को गिफ्ट कर दो आप। एक्स्ट्रा मोबाइल कहीं पर भी पड़ा है, वो आपके बच्चे के लिए डेंजरस है। और उसके मैंने आपको वजह बता दी। एक तो इसकी स्क्रीन इंटरैक्टिव है, टच होने पर रिस्पॉन्स करती है, और दूसरा, वो 1 मीटर से कम दूरी पे है, उससे उसकी आंखें टेढ़ी हो रही हैं, उसकी बॉडी, उसका जो दिमाग है, वो डोपामिन कंटिन्यूअसली रिलीज कर रहा है। उसे एक आर्टिफिशियल खुशी में इतना वो इन्वॉल्व हो गया है कि पॉसिबल है कि असल दुनिया की खुशियां वो पहचान ही ना पाए, और बुढ़ापे में जाके अल्जाइमर का मरीज भी वो हो सकता है। अल्जाइमर का मतलब समझते हैं ना आप? वो बीमारी जिसमें आदमी को ये भी पता नहीं होता कि उसका नाम क्या है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बच्चे को डोपामिन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर दिया है। हमारा दिमाग राहत महसूस करने के लिए, इसको मैं और आसान भाषा में बता देता हूं, हमारी खोपड़ी अपने आप को ऑयलिंग करने के लिए, तेल देने के लिए, खुशी देने के लिए एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। बच्चा जब गेम खेल रहा होता है, कुछ भी होता है, कंटिन्यूअसली डोपामिन के शॉट्स मारता रहता है। जो डोपामिन उसको पूरी लाइफ में 10 साल में मिलने चाहिए, वो आपके मोबाइल देने की वजह से उसके 4 महीने में, 6 महीने में खर्च हो गया उतना डोपामिन। अब उससे वो अब खुशी हासिल करने का लगातार वो अपर लेवल पे जाएगा। फिर वो एक गेम आया था ना बीच में, जिसने कई घरों को चोरियां करना सिखाया बच्चों को। क्या गेम था यार वो? नहीं, एक गेम आया था कुछ,
उसमें पैसा दे के आप अपना लेवल बढ़ा। अरे यार कुछ बड़ा अजीब आया था, उसने तो बहुत कहर बरपाया भाई, बहुत घरों को तोड़ा उसने, बच्चों को माँ बाप के पैसे चुराना सिखाया उस गेम में। बहरहाल तो वो गड़बड़ हो जाती है फिर। सो मोबाइल तो नहीं साहब, स्क्रीन चेंज कर दो आप, और स्क्रीन बड़ी हो, दूरी में हो, नॉन इंटरेक्टिव हो। जी फटाफट के फार्मूले हैं और भी इसमें डिटेल है, पर इतने में भी ठीक है। जी मेरा सवाल ये है कि भाई हम हमारे बच्चों के बारे में कैसे जान सकते हैं कि भाई वो सोना है, चांदी है या कॉपर है, मतलब वो जो पोस्टर में लिखा हुआ एपीआई टेस्ट वो क्या है? बहुत बढ़िया। नंबर एक तो ये कि इसका ज्यादा लंबा जवाब आपको कल सुबह के सेमिनार में मिलेगा इंशाल्लाह, वो पूरा सेमिनार ही इस पे है। कल मैं पेरेंटिंग पे नहीं बोलने वाला, कल सुबह एक सेमिनार और हो रहा है, उसमें मैं पेरेंटिंग पे नहीं बोल रहा हूं, मैं उसमें करियर पे बोल रहा हूं। करियर पेरेंटिंग की ब्रांच है। मैं आपको पहले बगीचा तो घुमा दूं, फिर कहूंगा ये गुलाब है। अभी आप क्या पूरे पीछे पड़े हुए हो, मेरे बच्चे को डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, अरे डॉक्टर साहब बता दो ना नीट कैसे क्लियर होती है। आप क्या नहीं गुलाब के कली के पीछे पड़े हो। मैं ये चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे शफाअत नसीब हो जाए। अब बताओ तुम्हारे मेरे टारगेट में कितना फर्क है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। एपीआई साइकोमेट्रिक टेस्ट का नाम है। एपीआई का मतलब होता है एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, यानी आपके बच्चे की एप्टीट्यूड क्या है, उसकी शख्सियत क्या है और उसमें इंटरेस्ट क्या है। इसको दूसरे जबान में दूसरे लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। बहुत जल्दी मैं बता रहा हूं। क्लास 8 तक आपके बच्चे के साइकोमेट्रिक टेस्ट के आधार पे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसके सब्जेक्ट इंटरेस्ट के ये हैं, 11th में से ये सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, 12th के बाद में ये इन कंपटीशन के एग्जाम देगा, 10th से मैं इसकी ये कोचिंग करा दूंगा और वहां पे ये जाके एक सक्सेसफुल सिटीजन बन जाएगा। ये एपीआई है। अब इसके लिए एक्सपर्ट लगते हैं, फीस लगती है। आपको मैं कहोगे मैं एपीआई वालों से जोड़ दूंगा, या आप गूगल पे जाके खुद भी लिख सकते हो साइकोमेट्रिक टेस्ट, लिखना आप ये सब। इंटरनेट की दुनिया में क्या हमारा मुंह देख रहे हो आप खुद चैट जीपीटी से पूछ सकते हो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में 8th क्लास में जाके आपको बच्चे का एग्जैक्टली पता चल जाता है, और 8वीं से पहले बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाना मत। पूछो क्यों? एज फैक्टर ना, अभी आपको बताया तो मैंने, 13 साल तक वो कुछ और सोचता है, 14 से 18 में वो कुछ और सोचता है। सो आप एक एज पकड़ लेना, वो भी बता देता हूं फॉर्मूला। 14 से 18 के बीच में आने से पहले उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं कराना है, यानी 6ठी 7वीं में मत करवा लेना। 9th क्लास या उसके बाद आप कराएंगे, 8वीं के बाद कराएंगे, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। वो ज्ञानी जो रहेंगे, वो ज्ञानी बाबा आपको बताएंगे आपके बच्चे के ये पसंद के सब्जेक्ट्स हैं, इसे आप 11th में पहले ये सब्जेक्ट दिलाओ, प्लस 11th में इसकी इन सब्जेक्ट में कोचिंग कराओ, तो ये मरीन साइंटिस्ट हो जाएगा। भाई साहब ये समुद्र विज्ञानी है। ये आप किस चीज के पीछे पड़े हो? बोले मैं तो इसको सोच रहा था बीबीए करा दूं और ये जो है अपना लोहा बेचेगा। ये तो वही बात हो गई। वो उस ऑटोमन एम्पायर में मुफ्ती साहब अक्सर बताते हैं हमको कि वहां पे प्रिंसिपल की कुर्सी के पीछे तख्ती लगी होती थी, क्या न हम चिड़ियों को तैरना और न मछलियों को दरख्तों पे चढ़ना हम नहीं सिखाते। सो ये तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना आपका बच्चा क्या है। इसका साइंस में टूल है, इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट या एपीआई कहते हैं, और ये आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी का निचोड़ निकल जाता है। इसकी बेस्ट एज होती है जब आपका बच्चा 9th में आ जाए। और आपको आज एक फॉर्मूला देके जाता हूं, पकड़ के रखना, इंशाल्लाह आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। वो क्या है? करियर सिलेक्शन में से बड़ी चीज है बच्चे के पसंद के सब्जेक्ट पता करके 11वीं में वो सब्जेक्ट दिलवाना। 11th में उसके वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या करेगा? मैंने बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके 11th 12th में साइंस थी, एलएलबी कर रहे हैं। तो भाई केमिस्ट्री काहे पढ़ी तुमने? साइंस लेके लॉ में क्यों आ गए? या उल्टा भी होता है कई बार, कॉमर्स बच्चा पढ़ रहा था, कॉमर्स करने के बाद उसे पता चला उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और ऐसी सक्सेस स्टोरी भी हम देखते हैं। फिर उसने बीए किया, फिर अपने आप को रिफाइंड किया, बाद में आईएएस बन गया। बट उसके साथ जब उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स ली तो तब तो गलत हुआ ना उसके साथ। सो साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना जरूरी है। साइकोमेट्रिक टेस्ट को ही एपीआई कहते हैं, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन। हेलो। चलिए इधर आवाज आपकी दबेगी नहीं, आपका भी क्वेश्चन ले लें। जी जल्दी बोलिए। हाँ सर, ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि बच्चों को पीटने से उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है थियरेटिकली,
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा है, यहाँ सब जितने बैठे हुए हैं वो सभी अपने बाप दादा से बहुत पीछे हैं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है। मतलब ये राइट है या रॉन्ग है? ये एक लंबी डिबेट है, बट मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि जो पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने अगर कभी उनको पीट भी दिया, उस वक्त का सोशल नॉर्म डिफरेंट था। देखिए कहानी समझिए, मैं कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूं, इसलिए कम्युनिकेशन की भाषा में आपको बताता हूं। जब बुजुर्ग जो बैठे हैं, है ना, या डॉक्टर साहब मेरी, हम एक एज ग्रुप में आ रहे हैं, हमारे वक्त, हमारे जमाने में हमारे माँ बाप सिर्फ हमारे माँ बाप नहीं थे, हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी थे, सूचना भी हमें उन्हीं से मिलती थी। अभी बच्चा हमसे इंफॉर्मेशन पर डिपेंड थोड़ी है, रोटी मिल रही है उसको इसलिए हमारे साथ है वो। अगर उसे ये पता करना है मैक्सिको की राजधानी क्या है तो पापा से थोड़ी पूछ रहा है, गूगल से पूछ रहा है। सो योर चाइल्ड इज, आप पे वो डिपेंड इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। सो अभी उसका क्या हुआ है कि उसकी अकीदत के मरकज दो हो गए, एक आप और एक इंटरनेट। सो इसलिए पिटाई नहीं खाएगा वो। प्लस आप जो जो उसको सूचनाएं दे रहे हैं वो रियल टाइम इंटरनेट से वेरीफाई करता है, और 10 में से 8 बार ये कहता है मेरे अब्बू तो ऐसे फेंकते रहते, उन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए आपकी वैल्यू कम हो गई। हमारी मजबूरी मान लो या सच्चाई मान लो, क्या तो हमारे साथ जो बुजुर्ग थे वो बहुत अच्छे और सच्चे थे, और दूसरा जो तुमने कह दिया वही सच है। कौन सा गूगल है, कहां जाके वेरीफाई करे इसको। सो भाई साहब, पिटाई वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपकी दी गई सूचनाओं पर आपका बच्चा आश्रित नहीं है। आपसे वो शेल्टर ले रहा है, रोटी मिल रही है उसको, अम्मी के पराठे मिल रहे हैं, रात को अंधेरे से डर लग रहा है तो रूम मिल रहा है, इसलिए आपके साथ है। ये ब्लंट बातें हैं, खतर मतलब बहुत, जिसको मैं क्या बोलूं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेयर ट्रूथ, नंगी सच्चाई। पर करें क्या, इस पर डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना। सो आप ये चाहते हो कि, अब आप ये चाहते हो कि फिर भी मेरा बच्चा मेरा कहना माने, क्योंकि सूचना पे वो आपसे, देखिए 3 बातें हैं, वो आपके साथ इसलिए क्योंकि आप उसे शेल्टर दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कैरेक्टर दे रहे हैं। सूचना वाला पार्ट आपसे गूगल ने छीन लिया है। अब आपके पास क्या रह गया, शेल्टर और कैरेक्टर। मैं कह रहा हूं अपने कैरेक्टर को इतना उठा दो, इतना ऊपर कर दो, इतना बुलंद कर दो कि उससे ये लगे मैंने अपने अब्बू को फजर की नमाज मिस करते हुए नहीं देखा। मेरे अब्बू कुछ भी हो, चाहे वो, उनको चाहे अपने से कर्जा लेना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन वो दूसरे लोगों की मदद से पीछे नहीं हटते। तो उसने आपसे क्या सीखा, इंफॉर्मेशन नहीं, नैतिकता, दयालुता, करुणा, इंसानियत, अच्छाई, सच्चाई, ये गूगल में नहीं है। तो आपको पीटने की फिर जरूरत भी नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए आप पे डिपेंड नहीं है, भूल जाइए आप। एक लफ्ज यहां से, अभी मैं परसों, मेरा बच्चा एक यूरोप में रहता है, उसने सीधे मुझे एक फोन करके बोला, यार अब्बू मैं तलत महमूद और तलत अजीज को एक शख्स समझता था, 2 सिंगर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। तो मैंने कहा इन दोनों के एज में इतना फर्क है, उनका म्यूजिक स्टाइल ये था, इसका ये है, ये गजल में थे, ये उसमें थे, ये उसमें थे। सो उसको ये लगा ना, उसके बाप को यार ये चीज मालूम है, तो उसने डिफाइन करके मेरे को बता दी। हालांकि बहुत उलेमा को लगेगा कि अजीब बातें हैं ये, बट उसके मन में जो जिज्ञासा थी उसको रेस्पॉन्स करने का तो मटेरियल मेरे पास होना चाहिए ना, ये बात है। सो इंफॉर्मेशन में तो भाई जी आप जब तक सुपरसीड करके, देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद ओपिनियन बनती है। हम क्या करते हैं वालिदैन के तौर पे, हम बच्चों को इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं, ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन क्या है, तेरे चाचा खराब है, ये ओपिनियन है। अब या तो तुम इसके सबूत दो, या इस बात के लिए तैयार रहो मेरे बाप के साथ में इसलिए हूं कि रात को अंधेरे में डर लगता है, रोटी मिलती है, मेरे फीस भर रहा है, ठीक, लेकिन चाचा खराब नहीं है। आ गया डिफरेंस, तो क्यों डरेगा आपसे वो। या ये कहो कि चाचा चाहे कितना ही तुम्हारे बाप के साथ जुल्म करो, पर मेरे आका ने फरमा दिया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, मैं इस पे हूं। अब कहां कैरेक्टर पे चला गया, वो इंफॉर्मेशन पीछे छूट गई, आपका जिंदगी में आपका दामन नहीं छोड़ेगा। भाई साहब पेरेंटिंग मजाक नहीं है, समझो इस बात को। वालिदैन बन जाना जीव विज्ञान है, उन बच्चों को तैयार कर देना कला है। सो आप कैरेक्टर से सुपरसीड करो इंफॉर्मेशन को, कैरेक्टर से सूचना को दबा दो, आपका वो गुलाम, आपका गुलाम तो नहीं, शैदा कहूंगा मैं, शैदा हो जाएगा, फैन हो जाएगा वो। क्यों पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मैडम, कोई सवाल था आपका? सर आजकल ओवर प्रोटेक्शन होता है, मतलब कि जैसे ओवर पेरेंटिंग, तो वो किस तरह बच्चे को नुकसान करता है? देखिए ओवर पेरेंटिंग, मैं कह रहा हूं कि 0 पेरेंटिंग से ज्यादा डेंजरस है।
जैसे आम मुसलमान घरों में क्या है, जीरो पेरेंटिंग वाले बहुत सारे इश्यू मिल जाएंगे आपको। जीरो पेरेंटिंग का मतलब क्या है, तू हमें मतलब ही नहीं, जहां मर्जी से जाए तू कहीं जाए। जीरो पेरेंटिंग जान रहे ना, कोई परवाह नहीं। ये ओवर पेरेंटिंग से कम खतरनाक है। ओवर पेरेंटिंग की वजह से हो ये रहा है कि आप, और ओवर पेरेंटिंग के मैंने यहाँ बहुत सारे पॉइंटर्स बताए हैं, अगर आपने नोटिस किए हो तो। उसका सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि आप उसके फैसलों को काबू करते हैं। आप अपने चाहें तो नोट्स खुद के बना सकते हैं, आप डिसीजन में उसके शेयरिंग लीजिए। नंबर 2, करियर पता करने में एक्सपर्ट की मानिए, बच्चे की राय को मानिए। अपना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंटिंग के साथ ये हो रहा है ओवर पेरेंटिंग में कि आप उसका करियर भी सेट कर रहे हैं। करियर आप सेट नहीं कर सकते। करियर तो नेचर ने सेट करके भेजा, आपको पहचानना है। इस जमीन की तय खोदूंगा तो नीचे मुझे गोल्ड मिलेगा, कॉपर मिलेगा, मट्टी मिलेगी, यूरेनियम क्या मिलेगा, आपको क्या पता। सो आप उसके डिसीजन कंट्रोल करते हैं, ये ओवर पेरेंटिंग की वजह से होता है। नंबर 2, आप कंपैरिजन करते हैं। और नंबर 3, आपका जो डिसिप्लिन है वो फेक है, फेक डिसिप्लिन है। फेक डिसिप्लिन का क्या मतलब हो गया, ये कर दोगे तो ठीक, वरना तुम्हारी पिटाई होगी। मुझे कभी मौका मिला ना तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया में 4 तरह के खानदान होते हैं। फैमिली 4 डिजाइन होती है। आप चाहें तो नोट कर लें ताकि आप गूगल पे सर्च करें तो आपके काम आएगा। 4 फैमिली डिजाइन है, उसमें से 3 फेल है। जल्दी जल्दी मैं नाम भी बता सकता हूं आपको। नंबर 1 जो फैमिली डिजाइन है वो है लिबरल। ये कौन है, ये फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू देखते हो ना आप, हमें लेना देना ही नहीं है, ठीक है, जो तुम जो मर्जी जो कर रहे हो सब सही कर रहे हो। ये फैमिली डिजाइन फेल हो जाएगी। दूसरी जो है वो है केयरलेस, ये भी फेल है। ये बच्चे कहां दिखते हैं आमतौर पे आपको, जो सड़क पे हम देखते हैं ना, भीख मांग रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। सबकी फैमिली डिजाइन तो है ना भाई, साइंस है भाई, ये मजाक थोड़ी है। ये फैमिली भी फेल हो जाती है। तीसरी फैमिली डिजाइन है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन फैमिली में क्या होता है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, एक दहशत छा जाती है, सब बच्चे चुप हो जाते हैं, टीवी बंद हो जाता है, बीवी सहम जाती है और सब बच्चे अपने कोनों में जाके दुबक जाते हैं। पापा को अपनी जवानी में ऐसा लगता है मेरी फैमिली, हुकूमत मेरी कितनी चलती है। कुछ नहीं, बच्चे तुम्हारी बूढ़ा होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी होगी पिटाई। ये फैमिली सबसे पहले फेल होती है। ये लिबरल और केयरलेस फैमिली से पहले फेल होगी। जो दुनिया में सक्सेसफुल फैमिली है उसका नाम लिख लीजिए, वो आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, ऑथोरिटेटिव डिजाइन ऑफ फैमिली। ऑथोरिटेटिव के अंदर क्या होता है, जगह की जगह दुआ, जगह की जगह प्यार, जगह की जगह डिसिप्लिन, जगह की जगह कैरेक्टर। ऑथोरिटेटिव यानी फैमिली का जो हेड है वो तो अब्बू या अम्मी रहेंगे ही रहेंगे। हमारा कहना मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे नुकसान में रहोगे। ये ऑथोरिटेटिव डिजाइन है। कमाल की बात यह है कि 4 फैमिली डिजाइन में से 3 फैमिली फेल हो जाती है। उन खानदानों के नक्शे बिगड़ जाते हैं। आप पता कर लें आपका फैमिली कैसी है। आपको अगर ये मालूम करने में कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 4 फैमिली डिजाइन कैसी होती है। उसमें से आप एग्जैक्टली पता फील कर पाओगे, अरे ये तो मेरी फैमिली की डिजाइन बता रहे हैं। तो आपको मैं फॉर्मूला भी दे देता हूं। आप अपनी फैमिली की जो मर्जी डिजाइन हो, आपको अपनी फैमिली को ऑथोरिटेटिव डिजाइन की तरफ ले जाना है, कामयाब होना है तो। सो पेरेंटिंग से अलग चीज है फैमिली डिजाइन। सो फैमिली डिजाइन एक अलग डिबेट है। सो ये ओवर पेरेंटिंग ऑथोरिटेरियन फैमिली की प्रॉब्लम है मैडम, ऑथोरिटेरियन फैमिली की। केयरलेस की भी नहीं है, लिबरल की भी नहीं है, ऑथोरिटेटिव की भी नहीं है, ऑथोरिटेरियन फैमिली की है, जिसमें बाप नाम के एक बहुत आदमी का टेरर होता है और बहुत अच्छी बात नहीं है। चलिए अपनी बात खत्म करते हैं। और आपके कोई सवाल हो तो वो भाई साहब QR थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और चला दो, मुझे भी 4 फॉलोअर मिल जाएंगे, आपके भी सवालों का मैं जवाब दे पाऊंगा इंशाल्लाह। कोई बात खराब लगी हो या खिलाफ शरअ मैंने बोली हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में तौबा करता हूँ। अपने लिए और आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तो फैल में हमें शफाअत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।